बैक टू योर फेवरेट एडुटेक चैनल यूपीएससी बाई प्रतीक सौरभ। तो हम देख रहे थे अक्टूबर मंथ का विजन आयस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ में इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है हमने कवर कर लिया है। नाउ विल स्टार्ट इकोनॉमी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इकोनॉमी। हम कितना भी स्टैटिक पढ़ ले बट इसका डायनेमिक बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। क्लियर? तो इसका जो पहला आर्टिकल है मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी, और जो ये पढ़ रहा है वो समझ लीजिए आपने सीडीएस से लेके ईपीएफओ से लेके इनफैक्ट आपके एसएससी एग्जामिनेशन सबके लिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नहीं सोचना है कि ये यार ये वाला करंट अफेयर तो इसके लिए है, वो वाला करंट अफेयर तो इसके लिए। करंट अफेयर इज करंट अफेयर। देखने का तरीका क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप थोड़ा ज्यादा वाइड एंगल से देख रहे हैं किसी चीज को, तो वो आपके बाकी एग्जाम के लिए भी, लोअर लेवल एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप उनसे एक स्टेप आगे होंगे। आजकल कंपटीशन ही इतना है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो भाई, करोड़ करोड़ लोग भरते हैं वो सबको भी। तो कंपटीशन हर जगह, तो अगर किसी से एज चाहिए, आगे चाहिए, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड वे में प्रिपरेशन जरूरी है। क्लियर? तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये क्या इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए करंट अफेयर्स है डेफिनेटली, क्योंकि बाकी का आप सिलेबस बोल सकते हो बट करंट अफेयर्स इज करंट अफेयर्स, इजंट इट? ठीक है, चलिए। तो पहला ये है आपका मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी, बाकी अभी तक अगर किसी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कर ले। कि आपको मंथली विजन एज का एक्सेस चाहिए कंप्लीट, या फिर आपको पीटी 365 चाहिए, फिर इंटायर चैनल का एक्सेस चाहिए। ठीक है? तो उसके थ्रू क्या होगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा कि आप सारे वीडियोस जो है आराम से देख पाएंगे। ठीक है? एक बहुत ही माइन्यूट चार्ज पे आपके लिए ये सब कुछ अवेलेबल करा दिया गया है। अब अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये कि यार एक आर्टिकल है, पहला ही आर्टिकल वो भी इकोनॉमी के अंदर, है कि नहीं? तो ऐसा क्या है, इस एंगल से आपको जो है हमेशा ये चीज सोचनी है। अब किसी ने रिपोर्ट, कोई कौन ला रहा है, किसके थ्रू ये चीज आ रही है, कोई कोई ना कोई रिपोर्ट दे रहा होगा, वही तभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये किसके द्वारा आया गया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। काफी बार इस तरह के क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं कि रिपोर्ट कौन लाता है। सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन होता है। ठीक है? याद रखेंगे यूएनडीपी के द्वारा, और आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव इन्हें रिलीज किया हुआ है। इनका कहना है कि भाई 1.1 बिलियन पीपल जो है अक्रॉस 109 कंट्रीज, अगेन ध्यान दें इसमें जो बाकी मेजर कंट्रीज हैं जो कि आपकी डेवलप्ड है, उनको नहीं काउंट किया है। मतलब मान लिया गया है कि ठीक है वहां पॉवर्टी होगी पर मल्टी डायमेंशनल नहीं होगी, कि हर एक जगह से जो है कमियां ही निकल रही हैं। तो 109 कंट्री है, तो याद रखिए पूरे वर्ल्ड की बात नहीं चल रही है। क्योंकि अभी तो आप जानते ही हैं कि क्या हमारा 6.3 बिलियन पॉपुलेशन है, जी नहीं, अराउंड 8 बिलियन के आसपास अप्रोच कर रहा है ना? तो 109 कंट्री की बात चल रही है। अब इसमें कहा जा रहा है कि इस 6.3 बिलियन में लगभग 1.1 बिलियन जो है, समझ रहे हैं बात को आप? अभी का मान लेते हैं अराउंड जो है 8 बिलियन के आसपास, एग्जैक्ट कितना है कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। उसमें से 6.3 बिलियन की बात की गई, और कहा गया कि इस 6.3 बिलियन में 1.1 बिलियन जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रस्त है। क्लियर? तो ये आंकड़ा बहुत जरूरी हो जाता है इस तरीके से समझना। ऑलमोस्ट जो इसमें भी कहा गया कि जो हाफ मल्टी डायमेंशनल पुअर है ना, वो सिर्फ 6 कंट्री में से निकल के आ जाता है। 109 कंट्री का डेटा ये है, बट इसका भी लगभग 50% जो है सिर्फ 6 कंट्री। इसमें कौन है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, यस इंडिया है इसमें, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड तंजानिया। तो इंडिया में जो है काफी अभी भी मेजर पोर्शन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वालों का। तो इसमें अगर देखा जाए तो 27.8% जो है चिल्ड्रन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। तो देखिए कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है। मोर देन डबल द रेट ऑफ एडल्ट्स, तो जो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, उसके बनिस्पत देखा जाए तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बच्चों में डबल है, लगभग डबल से भी ज्यादा है। तो ये और खतरनाक है, जो विकसित हो रहे हैं अभी और दूसरों पे डिपेंडेंट है, उन्हें इतना ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। गरीबी झेलनी पड़ रही है, लैक ऑफ एजुकेशन झेलना पड़ रहा है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन झेलना पड़ रहा है, लैक ऑफ सैनिटेशन झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात यह है कि जितने भी यहाँ पे 1 बिलियन के आसपास जो लोग हैं, 1.1 बिलियन जो लोग हैं, इसमें से आप समझ जाइए कि 80% लोग
ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पॉवर्टी तो है ही है, और क्लाइमेट भी एडवर्स है, डबल बर्डन उन्हें पड़ रहा है बेचारों को। वैसे एरिया में आप और हम भी रह रहे हैं, डेफिनेटली रह रहे हैं। अगर आप दिल्ली का क्लाइमेट देखें तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत सीवियर है। अब कोई अगर यहाँ के एरिया में है इस तरीके के, और पॉवर्टी भी है उनको मल्टी डायमेंशनल, साथ में ये भी बर्डन है, कैसे रहेंगे? कहीं एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम आपका फ्लड एरिया आ रहा है, कहीं कहीं ड्रॉट आ रहा है, सूखा पड़ रहा है। तो ऐसे जो एरियाज हैं वहां पे 80% लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले वहां पे है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं लाइफ टफर टफेस्ट कैसे होती है। तो ये यहाँ पे पूरा ट्रेंड आपको समझा रहा है लाइन वाइज। क्लियर? तो लगभग आप देख सकते हैं कि 887 जो है मिलियन आउट ऑफ 1.1 बिलियन ग्लोबली जो है डायरेक्टली क्लाइमेट हैजार्डस एरिया में है। अब देखिए लोग ना अक्सर इसको ध्यान ही नहीं देते एयर पॉल्यूशन, इसलिए मैं स्टार्टिंग ही यहीं से की। सबको लगता है हीट, बहुत गर्मी पड़ गई, बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, वही दिक्कत है। पर एयर पॉल्यूशन भी तो एक बहुत बड़ा एक ये है कि वो जान आपकी धीरे धीरे ले रहा है, तो ले रहा है, तकलीफ दे रहा है, बहुत मुश्किल है वहां पे भी सरवाइव करना। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर कलेक्ट हुई है इस रिपोर्ट के तहत। ठीक है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आई बात समझ में? अच्छा, इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है, वैसे बुरा बुरा ही नहीं है, कुछ अच्छा भी हुआ है। तो जो पॉवर्टी है इंडिया में, जो हम बात करें 2005 से 6 के बीच में, कि 55% जो लोग थे पुअर थे, 55%। अब ये सोचने वाली बात होती है, मोर देन हाफ। दिस शेयर प्लम्ड टू 16.4% इन 19 से 21 के आसपास। कि मतलब सिर्फ 16-17% ही लोग जो है आज के टाइम में पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं, और लगभग 41 करोड़ लोग जो है पॉवर्टी के बाहर आ गए। आई बात समझ में? अब आपको एक नैरेटिव दिखता होगा हर जगह कि अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब पॉवर्टी के नीचे। क्या वो पॉवर्टी के नीचे? जी नहीं। जो आपके पास राशन कार्ड अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये हर किसी को भी अभी दिया जा रहा है। ठीक है, राशन जो है ये काफी लोगों को दिया जा रहा है। इसका रीजन ये है, इट डजेंट मीन कि यहाँ पर ये पुअर है, ये तो स्टेट आ गया आपके सामने। तो फिर गवर्नमेंट क्यों दे रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि देखिए आपकी जो बेसिक एम्यूनिटी है, कि हम कोशिश कर ही रहे हैं आपको घर बना के दें, हम आपको राशन देते हैं, तो बाकी जो भी आपकी इनकम होती है ना, आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी देने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, आयुष्मान भारत। तो अब जो आप इनकम आप कमा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका ये इससे 1,000 रुपया महीना बच गया राशन लेने से, एक इंसान का, 4 इंसान का 4,000 बच गया, और आपने अगर आयुष्मान के थ्रू कुछ इलाज इलाज कराया, आपका महीने का अगर एवरेज मान लीजिए 5,000 रुपया बच रहा है, बच रहा है, तो 5 लोगों पे, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, हजार 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 रुपए 5 पे, तो वो 5 को आप सेविंग पे रखिए। आइडियली यही उम्मीद होती है, सेव करिए या इन्वेस्ट करिए, अपना लाइफ स्टाइल को अच्छा करिए। वो भी एक चीज है, या तो इन्वेस्ट करिए या फिर लाइफस्टाइल के लिए कुछ आपको चीजें और खरीदनी है वो खरीदिए। तो जब आप ये करते हैं तो इससे क्या है, एक तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है। आपने अगर एक बाइक ही खरीदी, आप दूर जाके कोई काम करके आ सकते हैं, अपना और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? इसके अलावा जो आप सेव करोगे, कल होके और कोई प्रॉब्लम आ गई, विपदा आ गई फैमिली में, ठीक है, तो यही जो पैसे हैं आपने जो जमा करके रखे हुए हैं एडिशनल, उसके अलावा ये आप उस बुरे वक्त पे से यूज कर लोगे। लेकिन 50-60 हजार रुपए मान लीजिए जमा हो गए, तो उसको बुरे वक्त में यूज कर लोगे। अदरवाइज वो पैसे नहीं होते तो फिर इंसान फिर से क्या होता है, गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है। कि भाई इलाज करवाना है, जो भी है उसको बेच दिया, सब कर दिया, फिर गरीबी रेखा के नीचे। तो वो चीज ना हो, तो ये एक तरीके का सपोर्ट है। हर जगह निगेटिविटी फैली रहती है, इसलिए लोगों को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, फलाना फलाना। तो अब आपको इकोनॉमिक्स के एंगल से ये चीज समझनी है कि हर बार बोलते हैं ना कि एक बीमारी आती है, ये जो फैमिली है वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है, तो गवर्नमेंट ने देखा यार बात तो ठीक है, तो आयुष्मान भारत लाया। अब इम्प्लीमेंटेशन कितना है, क्या है, काफी लोग फायदा उठा पाते हैं, काफी कुछ प्रोसेस इश्यूज होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वो पॉलिसी के पीछे की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पे क्या हुआ, आयुष्मान भारत लिया है, अच्छा ठीक है, खाने पीने का दिक्कत हो जाती है कि कभी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया, अनाज का ही कुछ हो गया, ठीक है 5-5 किलो दे देते हैं भाई, पर कैपिटा जितना इंसान खाता है इतना अगर हम दे देंगे तो ये इसका टेंशन दूर हो गया, इसका टेंशन दूर हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर की जाएगी। गैस वैस भी देखते हैं सब्सिडी वगैरह पे मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, आपको क्या कर रहा है, पैसा बचा रहा है। तो अभी अदरवाइज ये अगर रेंज आ जाए ना 55%, तो आपको फिर 100% लोगों को देना पड़ जाएगा अनाज। समझ रहे हैं? तो ये एक्चुअल डेटा ये है, तो आपको समझाना है कोई भी अगर इस चीज पे बात करता है तो।
है ना? इट्स नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट और समथिंग, इट्स अबाउट योर नेशनल की भाई बीइंग प्राउड टू बी एन इंडियन, कि भाई हम हर यहाँ से यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो हमने इतने लोगों को हटाया, फिर भी गवर्नमेंट जो है, जो हमारे जो टैक्स पेयर्स जो मनी जा रही है, तो वो जो कहाँ जा रही है? टैक्स पेयर्स मनी जा रही है, वो इस चीज के लिए जा रही है ताकि वो फिर से गरीबी के नीचे ना जाए, फिर विस्कस साइकिल ना बन जाए, फिर निकाल रहे हैं फिर जा रहे हैं। तो उन्हें जब तक वो सशक्त ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, तब तक जो है उनका साथ देना है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं भाई मेथोडोलॉजी, कि भाई ग्लोबल जो आपका पोवर्टी इंडेक्स जो है, उसकी बात की गई है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स जो है उसकी बात की गई कि क्या क्या चीज पे ध्यान दिया जाए। 10 इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सब कैटेगराइज कर दिया गया है। उसके हिसाब से देखा जाता है कि कितना डेप्रीवेशन है, मतलब कितनी कमियां हैं उनके लाइफ में। क्लियर? तो इस पे जो है आपका 0 to 1 का रेंज दिया गया है। याद रखेंगे, जो जितना ज्यादा हाई रेंज होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा हायर पॉवर्टी है। क्लियर? उतना ज्यादा हायर पॉवर्टी है। अब देखिए, अगर हेल्थ की बात की जाए तो भाई न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसका 1/6 वेटेज दे दिया है। ओके, उसका 1/6 वेटेज है। इसके बाद बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी, अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो रही है, उसका 1/6 है। तो ये 1/6 प्लस 1/6 क्या होता है? 2/6 यानी 1/3। तो 1/3 वेटेज इसको है। इसके बाद देखिएगा एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है, स्कूल अटेंडेंस कितनी है भाई, ना अब कितने साल स्कूल का तो ठीक ही है, अटेंड किया या नहीं किया, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी करिए, 1/6 प्लस 1/6 क्या होता है? ये हो जाएगा 2/6। ये भी हो गया 1/3। तो मतलब 33% वेटेज किसका है? एजुकेशन का है। 33% वेटेज किसका है? हेल्थ का है। अब बचा 33% वेटेज किसका है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। आई बात समझ में? तो ये सब देखा जाएगा मिला जुला के, फिर बोला गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब इसमें अगर देखिएगा कुकिंग फ्यूल, उसको भी वेटेज दिया गया है। सैनिटेशन, साफ सफाई कैसी है। ड्रिंकिंग वाटर, है ना, सैनिटेशन में ऐसा तो नहीं खुले में शौच करना पड़ रहा है, उससे भी गरीबी हो रही है, देखा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, बिना बिजली के रह रहे हैं। हाउस होल्ड है या नहीं, घर में पक्का मकान या कुछ वैसा है या नहीं। एसेट है या नहीं घर में, लाइक छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो, कि नॉट ओन मोर देन वन ऑफ दिस एसेट, रेडियो, टेलीविजन और ये सब वगैरह, मतलब ज्यादा चीजें नहीं है उनके पास। ठीक है, क्या एक घर है तो छोटा सा टीवी है तो है, फिर बाकी कुछ नहीं है, तो वैसा उस पे नहीं किया। अब ये क्या किया है, 1/18 का वेटेज दिया सब पे। अब इसको मैं प्लस कर लूं, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर का तो 6 का 6 ही रह जाएगा, नीचे का क्या होगा, 18। अब 6/18 क्या होता है? 1/3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, तो ये हो गया 3/3। आ गया वैल्यू 1। तो जिसका सब ये हाल है, तो हो जाएगा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉवर्टी। ठीक है, कुछ चीजें हैं तो वो माइनस हो जाएगा। आई बस समझ में? तो ये कैलकुलेशन लगेगा, ये सारे का सम 1 है ना। तो ये मुझे समझाना जरूरी है, कि कुछ लोग मैथ्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चल रहा है, या फिर ना प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना नहीं रह पाता है। तो सबका सम 1 है, इसलिए वो 0 से 1 वहां पे आया है। क्लियर? समझा दिया आपको यहाँ पर अच्छे से? फाइन, ये देखिए, 1/3, 1/3, 1/3, जोड़ लीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 1। ओके, चलिए चलते हैं फिर अगला। नोबेल प्राइज की बात की जा रही है इकोनॉमिक साइंस 2025 की। ये जो है आपका सेवरेज रिस्क प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2025, अवार्ड किसे किया गया? ये मॉकियर जोएल मॉकियर, फिलिप अगियन एंड पीटर हॉविट, फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इनोवेशन के साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कि अब आपने कुछ इनोवेशन किया है, उसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वो एक अलग चलेगा। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो तो जो चल रहा है वो चलेगा, कंजप्शन बेस्ड। बट आपने कुछ इनोवेशन किया, फिर उसकी डिमांड बढ़ गई, सो बेस्ड ऑन, तो ये जो है आपका इनने किया हुआ है। क्लियर? अब देखिएगा, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डायनेमिक्स की बात की जाए, हाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहेगा जितना, अब हाई इनोवेशन ड्राइवर, थ्राइविंग इनोवेशन हब्स होंगे यहाँ पे। लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुआ, तो भाई पोटेंशियल ग्रोथ एरिया में जो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज, तो लो
इनोवेशन ड्राइवर्स। तो ये है, जितना ज्यादा भाई इनोवेशन करोगे ना, आपका हर एक चीज जो बेटर होता हुआ चलेगा। है कि नहीं? तो भाई तभी तो बोलते हैं कि भारत में भी ये चीज आप सुनते होगे, आत्मनिर्भर। अब खुद की चीजें निकालो, खुद का इन्वेंट करो। ओके। और बाकी जो दूसरे देश भी अगर कर चुके हैं तो वो टेक्नोलॉजी को देश में लाओ, और उससे फिर आप क्या करो, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जरूरत है वो आप वहां पर क्या करो, भाई उसका निजात करो। तभी हो पाएगा ना। ये चीजें हैं यहाँ पर, इसलिए इन्हें मिला है। खास इतना है नहीं, देखिए। ओके, कि इनने अपने हिसाब से बना दिया, इस पे उन्हें नोबेल प्राइज है। मेन आप इतना याद रख सकते हैं कोई नाम के हिसाब से। क्लियर? कि जो है उन तीनों को मिला है। अब प्री रिक्विसाइट है भाई, कि क्या क्या होना चाहिए तब आप निकाल पाओगे, कि जॉइंट इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने सब तो कर लिया, आप बना ही नहीं पा रहे हो। आपने जैसे कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखिए, ईवी, आपने सब सिस्टम बना लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन अब वो मैकेनिकल कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आप बना पाओ, आपके पास रेयर अर्थ मटेरियल ही नहीं है, बाकी चीजें ही नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को, कि भाई वैसे बैटरी बना पाए, ये चीजें कर पाए, उससे कॉम्पिटेंस होना चाहिए। सोसाइटी ओपन टू चेंज, सोसाइटी भी अडेप्ट करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चेंज करे, ये नहीं कि बस हम उसी पे रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एग्जांपल दिया, बट कोई भी चीजों का एक एडेप्टेशन होना बहुत जरूरी है, भाई सोसाइटी अडेप्ट करेगा तभी चीजें हो पाएंगी। ठीक। अब इनोवेशन और नॉलेज क्या, देखिए अब यूएसए से लेके जितने भी हम कंट्रीज देखें, इनोवेशन के कारण ही तो इतनी आगे, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो कितना अच्छा कर रही है, खुद का आर&डी सब कुछ करके इतना ज्यादा वो आगे है कि नहीं? तो ये इसी पे बस बेसिकली कि इनोवेशन और ग्रोथ, और नॉलेज का जो है ना ग्रोथ में क्या भागीदारी है, तो वो बस उस पे यहाँ पर बात चल रही है। कि आर&डी देखा जाए, साउथ कोरिया 5% जीडीपी का करता है। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए कमाते हैं साल में, तो 5 करोड़ रुपए पे सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा देते हैं। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? एक्सपीरियंस फास्टर जीडीपी ग्रोथ, उनका जीडीपी ग्रोथ भी ज्यादा फास्टर लेवल पे होता है, एंड हायर इनकम मोबिलिटी, वर्ल्ड्स बैंक नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स के हिसाब से बताया जा रहा है। इकोसिस्टम की बात की जाए तो 1.5 लाख स्टार्टअप लगभग जो है दिसंबर 2024 तक देखने मिले हैं। काफी बड़ी बात है, 1.5 लाख स्टार्टअप, उसमें अगर से 1,000 भी बड़ी कंपनियां बन जाए तो सोचिए देश कहाँ चला जाएगा। 17 लाख डायरेक्ट जॉब मिल गए हैं। अगर हर स्टार्टअप में मान लीजिए 10-20 लोग भी हैं, तो ये कितना है, 17 लाख डायरेक्ट जॉब मिला है। इनडायरेक्ट जो होगा वो तो अलग ही होगा। प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, तो अब इसकी अगर बात की जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है? तो ये सब जो है आपका प्रमोट करेगा सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर? तो ये यहाँ पर इसके रिलेटेड था। इकोनॉमिक रेजिलियंस क्यों चाहिए, भाई कोविड-19 में जो सब चीजें हुई हैं वो चीजें ना हो। ठीक है? तो इसीलिए कहीं ना इनेबलिंग रिमोट वर्क एंड ई कॉमर्स ग्रोथ, तो भाई ई कॉमर्स का ग्रोथ किया जाए, घर में बैठे बैठे सामान अगर मिल पा रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं, अच्छी बात है। घर से बैठ के ही काम हो जाए, जितना ज्यादा इनेबलिंग रिमोट वर्क। कि वैसा कोविड-19 जैसा सिचुएशन है, जैसे अभी यहाँ पे ग्रैप 3 ग्रैप 4 ग्रैप 5 ये सब लगते रहता है एयर पॉल्यूशन के कारण। कि भाई तब यही है कि अब ऐसे टाइम पे बोलेगा कि अब ज्यादा से ज्यादा इन फ्यूचर बोलना भी चाहिए कि आप घर से काम कर लो, अगर आपको ऑफिस अलाउ कर रहा है तो। अब घर से बाहर निकलोगे, आओगे जाओगे, और यू विल यूज सम इधर आप अपनी गाड़ी से जाओ चाहे कैसे भी जाओ, तो इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा एडिशनल व्हीकल वगैरह भी रास्ते पे आएगी, जिसके कारण क्या अगेन पॉल्यूशन बढ़ेगा। है कि नहीं? तो ये सब चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखने की बात की गई है। इसलिए कहा गया है इनेबल कर दो रिमोट वर्क और ई कॉमर्स ग्रोथ, ये सबको। है कि नहीं? अगर आप मान लीजिए ब्लिंकिट, जो जोमेटो, स्विगी जो भी है, अगर आपके घर पे खाना, एक ही ड्राइवर जो है 100 लोगों को खाना दिन भर में खिला देता है। एक ही ड्राइवर जो है 100 जगह अपना राशन पहुंचा देता है। 100 लोग अगर मार्केट निकलते खाने, ठीक है चलिए कुछ आलसी होते नहीं जाते सारे, 75 निकलते, 75 इधर से निकलते, तो 150 लोग जो मार्केट में जाते, कितना पॉल्यूशन बढ़ जाता। बट वो काम सिर्फ 2 लोगों ने कर दिया। है कि नहीं? 2 बाइक दिन भर चले से तो भी कितना चलेगी बताइए? 12 घंटे काम कर रहे हैं तो 12 12 24 घंटे की इक्विवेलेंट। लेकिन अगर आप 150 इंसान जो है, अगर ये 4 घंटे के लिए बाहर निकल गया, तो 600 घंटे आपने बाइक चला ली। तो पॉल्यूशन का डिफरेंस आप यही से देख सकते हैं कितना ज्यादा, 20 टाइम्स है, 30 टाइम्स है, क्या है ये आप खुद ही देख लीजिए।
ठीक है, आई बात समझ में? ये लॉजिक के साथ आपको पढ़ना जरूरी है, दिमाग ओपन रख के पढ़ना जरूरी है, तभी चीजें जो है आपको यहाँ पर समझ में आएगी। तो भाई गवर्नमेंट भी अपना भी इनिशिएटिव लिया है कि आरडीआई स्कीम है, 1 लाख करोड़ का उसमें फंड है। ठीक है, इसका अटल इनोवेशन मिशन है, डीप टेक फंड है, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स है 10,000 करोड़ फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड स्टार्टअप स्केलिंग। ठीक है, तो ये भी आप जो है यहाँ पे 10,000 करोड़ फॉर कटिंग एज रिसर्च पे भी जो है हम खर्च कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट रखेंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हर एक चीज है ना। यूपीआई सिस्टम देखें हम, तो ये सब भी कितना है कि भाई बहुत ही शानदार सिस्टम है। तो ये जो है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पीएम धन धान्य कृषि योजना, ये बेसिकली लाया गया कि भाई रिवोल्यूशनाइज कर सके हम भारत के क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को, और इसे और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके। आप देख सकते हैं कि भारत में वैसे भी पर यील्ड जो है, यील्ड जो है पर एरिया जितना होना चाहिए उतना नहीं है, प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, तो इसे बढ़ाने की बात की जा रही है कि सस्टेनेबल हो और फाइनेंशियली रिवार्डिंग हो, वो प्रोसेस मतलब करने से फायदा हो। ऐसा नहीं कि पैसा ज्यादा लगा रहे हैं उतना यील्ड नहीं बढ़ रहा। अब तो ऐसे में क्या होगा, क्यों करेगा कोई भी किसान? आ रही है बात समझ में? क्यों करेगा? मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे इस चीज को, तो देखिए, मानिए ये एक एक्स प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस थी, इससे यहाँ पर 100 केजी आलू समझ लीजिए, ठीक है, उगा रहा था किसान। अब कहा कि इसकी प्रोडक्टिविटी कम है, ये जो है ना एक्चुअली इतने ही एरिया में, मान लीजिए बराबर है, 150 किलो उगाया जा सकता है आराम से, कुछ कुछ चीजों पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, अब अगर मानिए ये 100 किलो के लिए उन्हें खर्च करने पड़ रहे थे 500 रुपए, एग्जाम्पल। अब पता चले कि 150 किलो के लिए उन्हें खर्च करने पड़ रहे हैं 900, तो क्या वो खर्च करेंगे? बिल्कुल नहीं। महंगाई बढ़ रहा है ना ऐसे में, तो 500 पे 100 ही ठीक है, 5 रुपए किलो के हिसाब से, यहाँ पे तो और ज्यादा पड़ जा रहा है। तो ऐसे में ये इफेक्टिव रहेगा? नहीं करेंगे। वो रिवार्डिंग होना चाहिए कि मान लीजिए 500 रुपए खर्च किए हैं तो 100 किलो मिल रहा था, समझिए बात को। और अगर इन्होंने क्या किया, 500 की जगह मान लीजिए 700 रुपए खर्च कर दिए, तो ये 150 किलो मिल जाएगा। तो ऐसे में उन्हें लगेगा कि नहीं बढ़िया है, अब बाकी जो है 50 किलो एक्स्ट्रा 250 की जगह, तो 50 रुपए का मुझे नेट बेनिफिट हो गया, सेम इलाके में ये तरकीब से 50 रुपए। तो भाई बड़ी बात है ना, एक एरिया में से बचा है, फिर बहुत बड़ा एरिया होगा, 1000 गुना मान लीजिए बड़ा एरिया होगा, तो 50,000 रुपए का फायदा हो गया ना, सिर्फ प्रोसेस बदलने से। तो वही चीज जो है यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, वो चीज समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टू सपोर्ट 1.7 करोड़ फार्मर्स, particularly by small and marginal, owing less than 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो 2 हेक्टेयर से जो कम लैंड है, बेसिकली उनके लिए पहले कंस्टिट्यूट 86% ऑफ इंडियाज फार्मिंग पॉपुलेशन। तो भारत की फार्मिंग पॉपुलेशन जो क्या है, 86% है, कि जो आपके स्मॉल और मार्जिनल ही है। ठीक है, लॉन्ग जो है बड़े लैंड लॉट्स बहुत कम है, कि भाई इंक्रीज किया जा सके क्रॉप की यील्ड को 20 से 30%, तो बहुत बड़ी बात है, 20% से 30%। लेकिन अगर 1 लाख किलो हो रहा होगा तो 1,20,000 किलो हो जाएगा कोई चीज, पूरे देश का प्रोडक्शन। तो ये काफी बड़ा कि है कि इंक्रीज किया जा सके क्रॉप यील्ड को, अचीव किया जा सके सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन पल्स एंड ऑयल सीड, ये भाई हमें कम से कम एटलीस्ट ये सब चीज जो है बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो बताइए भारत में, बताइए कमेंट सेक्शन में कि कितना परसेंट ऑयल प्रोडक्शन इसी देश में होता है और कितना हम इंपोर्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रमोट करने की बात की जा रही है कि बाकी जो फर्टिलाइजर से कम हो। सपोर्ट वुमेन यूथ एंड एलाइड सेक्टर्स, आपका डेयरी हो गया, फिशरीज हो गया, पोल्ट्री हो गया, तो वहां पर जो है उन्हें असिस्ट कर सकते हैं वो एलाइड सेक्टर्स को, जो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ भी ये चलते हैं, डेयरी, फिशरीज, पोल्ट्री, ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोकस क्या है, वन रीजन विद लो क्रॉप फील्ड, जहाँ पे वीट का यील्ड जो है 3.5 टन पर हेक्टेयर से भी कम है। क्लियर? फ्यूअर देन 1.55
क्रॉप साइकिल पर ईयर एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट्स। ओके, 3.5 टन पर हेक्टेयर है। इस पे भी जो है हम बात कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम अंडर पीएम डीडी के वाई, कि भाई 45% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इन एग्रीकल्चर इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर एसेट फॉर्मेशन। तो क्या क्या चीज के लिए यूज हो रहा है? वो एसेट फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। की बेनिफिट की अगर बात करें तो एलोकेट मोर देन 75% ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स एसेट फॉर्मेशन। ठीक है। क्रॉप यील्ड की बात की जाए तो भाई 50 से 80% जो है डिस्काउंट दिया गया है हाई यील्ड सीड्स पे, बायो फर्टिलाइजर पे, सारी चीजें जो है की गई है। अब अगर इम्पैक्ट की बात करें तो भाई 20 से 30% जो है मोर आउटपुट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट भी है इसमें इतना दिया हुआ, और इसको अगर आप यूज करते हो तो आउटपुट पे भी इम्पैक्ट है अच्छा खासा। अगर हम और भी की बेनिफिट्स की बात करें कि भी क्या क्या अच्छा और किया गया है, तो ये देखिए, इरिगेशन के लिए भी जो है सब्सिडाइज ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम दिया गया है। ड्रिप इरिगेशन वगैरह क्या होता है कि देखिए, मानिए आपका ये जड़ है किसी पौधे की, ठीक है, ये पेड़ सा है ऊपर, अब वो भाई जो भी बनाया हुआ है, ओके, तो सीधे यहीं पे ही जड़ पे एक एक ड्रॉप करके ड्रिप इरिगेशन वगैरह में होता है। स्प्रिंकलर में पानी जो है बूंदे, कोशिश की जाती है कि सब कुछ यहीं आके रहे या फिर पेड़ पे ही गिरे। तो इससे क्या होता है कि वाटर का लॉस कम होता है, ठीक है। अदरवाइज इधर उधर की मिट्टी में चली जाती है, फिर वो भाप बन के उड़ जाता है, isn't it? इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ड्रिप इरिगेशन वगैरह जो है दिया गया है कि सब्सिडाइज रेट पे। तो जिससे क्या होता है, 30 से 50% तक पानी ही बच जाता है कि नहीं। इसके बाद जो है स्टोरेज की बात की जाए, फ्री और लो कॉस्ट यूज ऑफ विलेज एंड ब्लॉक लेवल वेयर हाउस, जिस कारण 20% तक जो है क्रॉप बच जाते हैं जो एकदम से सड़ जाते थे सही वेयर हाउस ना मिलने के कारण। तो सब कुछ फाइनेंशियल एड दिया गया है कि भाई जिसके थ्रू आप आराम से फर्टिलाइजर खरीद सको, ये सब कर सको शॉर्ट टर्म के लिए, 50,000 से 1 लाख तक, है ना। फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी 1 से 10 लाख तक का लोन दे दिया गया है कि अगर आपको कुछ ट्रैक्टर या स्टोरेज यूनिट खरीदना है तो वो भी करो। इससे 20 से 40% का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। काफी कुछ जो है यहाँ पर किया गया है। ठीक है। मार्केट एक्सेस में भी देख सकते हैं ई नाम के थ्रू। अब ऑनलाइन ही जो है सब कुछ चीजें हो जाती है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। भाई बायर और जो है सप्लायर एक साथ मिल जाते हैं कि भाई मेरे को ये बेचना है, मेरे को ये खरीदना है, ठीक है। तो हायर प्राइस और नो मिडिल मैन, तो इसलिए बीच में कोई बिचौलिया है नहीं, तो सीधे प्राइस मिलती है। भाई मान लीजिए मुझे खरीदना है और इन्हें बेचना है, ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास जो है 200 किलो गन्ने हैं का गन्ना है, ठीक है, और मुझे बढ़िया गुड़ निकालना है, ठीक है, कि मैं आपको डेली या फिर 200 किलो का मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, पहुंचा दूंगा। मैंने बोल दिया ठीक है, मैं जो है आपको गन्ने का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि मैं 15 रुपए केजी के हिसाब से दे दूंगा, ठीक है। अब ये जो है 15 रुपए केजी के हिसाब से मैंने यहाँ पर बात कर ली है कि भाई अच्छा क्वालिटी का गुड़ गुड़ बढ़िया निकलेगा। मैंने यहाँ पे ले लिया उसको, फिर भले मैं जो प्रोसेस करूँ, जितने में बेचूं, 60 में बेचूं या जो बेचूं, लेकिन 15 जब यहाँ पे बोला तो मैंने सिर्फ 15 दिए। आप कोई बिचौलिया होता, मैं उससे बोलता कि यार मेरा 15 रुपए किलो का बजट है, वो बोलता हाँ सर ठीक है हम ला देंगे, और फिर इसको इसके पास पहुंचता, ये बोलता देख 12 रुपए में देना है तो दे, और यहाँ पे पहुंचा, या फिर मैं ले जाऊंगा जैसे भी। तो ये इसके पास 3 रुपए पर केजी कब पहुंचता, तो सही रेट पहुंच रहा है, इसलिए बोल रहा है हायर प्राइस। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर मार्केट एक्सेस वगैरह भी जो है ई नाम के कारण, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होने के कारण सही हो गया कि जो बिचौलिया मिडिल मैन है उसमें भी जो काफी कमी आई है। क्या? ठीक है, चलेगा। अब अगला देखेंगे हम, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। भारत जो है ना, हम पल्स खाते बहुत है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसमें भी आत्मनिर्भर नहीं है अभी। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे जो कल्टीवेशन एरिया है वो 310 लाख हेक्टेयर है। की टारगेट है फॉर इंश्योरिंग सेल्फ सफिशियंसी, कि अगले 5-6 साल में सेल्फ सफिशियंट हो जाए, अभी की बात नहीं आगे की। यील्ड जो है लगभग लगभग 1130 केजी पर हेक्टेयर है। प्रोडक्शन जो है 350 लाख टन होता है। इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, नोट रखेंगे। फाइनेंशियली जो है आउटलेट इतना दिया गया है कि भाई इतना इतना वहां पे खर्च करेंगे, 11,440 करोड़ के आसपास का। और किस कौन बोल के रखा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, क्योंकि भाई इनका टारगेट है ना। इससे क्या होगा, 2 करोड़ फार्मर को लगभग इससे क्या होगा, फायदा होगा फ्रॉम गारंटीड प्रोक्योरमेंट, कि भाई हम आप अगर आप उगाओगे तो हम ले लेंगे। क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड इनहेंस्ड वैल्यू चेन जो है आपका
वो रहेगा। ओके, सेल्फ सफिशियंसी की यहाँ पर बात की जा रही है इन पल्स बाई दिसंबर 2027। अब कर पाता है नहीं कर पाता है ये तो अब देखने वाली बात होगी। ओके, ये जो है देखने वाली बात होगी। अगर बात करें हम इंडिया इसका, तो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा हमारे भारत में ही होता है। सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हम भारतीय ही करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी हम करते हैं। समझ जाइए कितना हमें दाल की जरूरत है, क्योंकि ये वेजिटेरियन है काफी लोग। तो ये अच्छी बात है जितना हम ये ले। तो प्रोड्यूसर जो है, सबसे ज्यादा उगाने वाला कौन? भारत। सबसे ज्यादा खाने वाला कौन? भारत। सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला भी कौन? भारत। ऐसे से आ जाता है स्टेटमेंट, और इंसान गलत मार के ऐसा हो कैसे सकता है जब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, खा भी रहे होंगे ज्यादा, बट इंपोर्ट भी ज्यादा करें? नहीं, पॉसिबल नहीं है, गलत मार देता है। हो गया निगेटिव, गए सपने अधूरे रह गए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए काफी हाईली इंपॉर्टेंट है ना, ये सब ध्यान रखना है। ऐसे स्टेटमेंट पूछ दी जाती है, लगता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। है क्यों नहीं है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंट्रीब्यूटिंग, तो जो जो लोग आपको सिखाते हैं ना ये ट्रिक है, ये देखिए ट्रिक इज ओके। ट्रिक इज ओके कि जब आपको एकदम से चीजें जहां पे आपको नहीं आती है, लेकिन ऐसे अब ये सब चीजों पे भी ध्यान नहीं देंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेगी। क्योंकि लाखों में से वो जो 5-10 हजार स्टूडेंट्स हैं, जिनने से अच्छे से पढ़ रखा है, वो आपसे एडवांटेज में चले जाएंगे। है कि नहीं? यहाँ पर ये चीजें समझनी है। मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट है, लगभग 22% जो हो रहा है इंडिया में, लगभग लगभग आपको समझ सकते हैं 1/4 वो मध्य प्रदेश से हो रहा है। मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस राजस्थान, तीन को हम जोड़ दें तो लगभग जो 55%, मोर देन हाफ, जो इंडिया का पल्स प्रोडक्शन है, ये तीन स्टेट ही कर रहे हैं। तो वो जब इतना कर रहे हैं, बाकी जगह कमी है तो बाकी जगह बढ़ा दो, या तो इन्हीं को बोलो भाई तुम बढ़ाओ, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनाओ। है ना? तो इस पे पूरा प्लान, पॉलिसी, इंसेंटिव टू द फार्मर्स, प्रॉपर सब कुछ यहाँ पर जरूरी है ना, तभी वो कोई भी चीजें हो पाएंगी। इंपॉर्टेंट जो है पल्स, चिकपी, ठीक है, ये सब ग्रीन ग्राम, चना वगैरह जो बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, ठीक है। तो बाकी जो अलग तरीके की दाल वगैरह है, सब कुछ जो है इस पे आएगा। ठीक है, लगभग पहले जो था 192 लाख टन था, अभी 244 245 लाख टन हुआ, तो बढ़ा है प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है, कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी और जरूरत है। इनसफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है अभी भी। तो इसके कारण क्या हो रहा है, नॉट जितना डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। इसलिए 15 से 20% इंपोर्ट अभी भी करना ही पड़ रहा है भारत को। इंडिया इंपोर्टेड 47 लाख टन ऑफ पल्स, तो बहुत ये भी हो गया। इवन एज इट एक्सपोर्टेड 5 लाख टन। कभी कभी कोई कंपनी जो होती है उसका बहुत ज्यादा बिक जाता है, कुछ कंपनियां हैं अच्छे से पैकिंग वैकिंग करके दे रही है, कुछ एक्सपोर्ट भी कर देती है। ये चीजें होती हैं, बट इंपोर्ट जो है आप देख सकते हैं इतना ये है। इससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है, कि जो न्यूट्रिएंट्स कम है, प्रोटीन कम है, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है, वो आज सही होगा कि 20-25% प्रोटीन इंटेक जो है इंडियन डाइट का, दाल से ही जाता है, अकेला दाल से। समझ रहे हैं? 20 से 25%। इसके अलावा सबसे अच्छा और कौन सा है सोर्स प्रोटीन का? सोयाबीन चंक। सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से किसी चीज में होता है तो सोयाबीन चंक में होता है। 50 to 55% वो प्योर प्रोटीन होता है। ठीक है, तो जो इंसान अगर वो डेली खा रहा है 30-40 ग्राम सोयाबीन का, तो उसे उसके लिए काफी वो एक अच्छी चीज है, कि आप दिन का 15-20 ग्राम वहीं से ले रहे हैं, फिर बाकी जगह से आपका वो हो ही जाएगा। क्लियर? However, the per capita consumption of pulses falls short for the recommendation 85 ग्राम पर डे, कि कम से कम 85 ग्राम दाल खाना है पर डे। जो प्रोटीन डाइट बोलते हैं ना, कि जितना आपका वेट है, लगभग लगभग उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन डेली चाहिए। अगर आपका वेट 70 kg है, तो 70 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को चाहिए। मिनिमम मिनिमम बोली तो 0.8 होता है, तो 56 से 84 ग्राम के बीच में आपको होना चाहिए रेंज। ठीक है, आई भी समझ में, आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। बट इंडिया में हो ही कहाँ पाता है। इंडिया में देखिएगा प्रोटीन डेफिसिट हो है, उससे का फैट ज्यादा है, कार्ब्स ज्यादा है, इसलिए भी आपको बाकी बीमारियां होती हुई दिखेंगी, पेट निकला हुआ दिखेगा इंसान का, बहुत सारी चीजें जो है होती हैं। तो जैसे आप प्रोटीन डाइट अपनी बढ़ाइएगा, दाल ज्यादा लीजिए, जो कह ये है, इसके साथ जो है आपका सोयाबीन वगैरह लीजिए,
ओके। और एक हर अच्छी चीज में बोल दिया जाता है ज्यादा खाओ तो ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिट में जो है हमें लेना है। और साथ में अगर वेट कम कर रहे थे थोड़ा कैलोरी डेफिसिट रखिए। ओके। तो ये चीजें जो है आपकी यहाँ पर होगी। बाकी कह रहे कि भाई डिमांड में बढ़ने की बात चल रही है, तो हो सकता है अगर यही रेट रहा तो अभी जो हम इतना 46 बिलियन टन के आसपास का है वो 50 बिलियन टन के आसपास हो जाएगा 2047 में। ओके। लोगों का क्या होगा कि देखिए आबादी भी बढ़ेगी, साथ में लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, खाता हर कोई दाल, लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी कि नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या डिमांड ओवरऑल ये सब चीजों की बढ़नी ही बढ़नी है, इसलिए आत्मनिर्भर के लिए जो है गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज, इसकी अगर बात की जाए तो जो वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट है फिशरीज सब्सिडीज का, वो फोर्स में आ गया, ऑफिशियली इंटर्ड इनटू फोर्स आफ्टर द 2/3 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर ने सबमिट किया है कि एक्सेप्टेंस की नहीं, ठीक है यार दिया जाए सब्सिडी, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी दो तो वरना तो मछली नहीं पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, महंगा पड़ेगा और बहुत ये होगा। सब्सिडी देंगे तो थोड़ी सी हिम्मत बनी रहती है ना कि यार नहीं चलो ये काम करना है। ओवरव्यू की बात की जाए तो ये जो है एक्सप्लिसिट फोकस होगा इन्वायरमेंट पे, एंड द फर्स्ट ब्रॉड बाइंडिंग मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑन ओशियन सस्टेनेबिलिटी। इस ओशियन सस्टेनेबिलिटी पे बाइंडिंग मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड एट द 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ओके, कब? 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ है कि भाई सब्सिडी दी जाएगी, इतना काफी है, आप याद रखें। ये बात हो गई है, कब हुई है, कब अलाउ किया गया? जब 2/3 ने माना है। 1/3 या हाफ किया नहीं, 2/3 ने जब माना है तब उसके बात की गई है। इसके कर्बिंग ओवर फिशिंग, 35% ऑफ फिश स्टॉक बीइंग ओवर फिस्ड, मतलब ज्यादा भी फिशिंग नहीं करनी है कि स्टॉक स्टॉक रखे जा रहे हैं। रिड्यूसिंग हार्मफुल सब्सिडीज, जैसे कि एम टू डिक्रीज द USD 22 बिलियन इन अनसस्टेनेबल सब्सिडी। जो हार्मफुल सब्सिडी है वो नहीं देनी है। लाइवलीहुड प्रोटेक्शन करना है लोगों का कि भाई जो कमा सके जीवन जी सके, इतना रहे उनके पास। टैकलिंग IUU फिशिंग, मतलब फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द USD 50 बिलियन इन इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम इलीगल फिशिंग। इलीगल फिशिंग से जो लॉस होता है उसको भी कम करना है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट। टॉप 5 सब्सिडाइजर की अगर बात की जाए, चाइना सबसे ज्यादा सब्सिडी देता है, फिर EU, फिर US, फिर कोरिया एंड जापान। यही सब इतना सब्सिडी दे देते हैं कि क्या ही बोलना। 58% ग्लोबल सब्सिडी तो यही देता है। इससे भी आपको ये भी नहीं सोचना कि बड़ा इंडिया किसी और का मान लिया ना, ये सब खुद ही जो है यहाँ पर इतनी सब्सिडी देके बैठे हुए रहते हैं। क्लियर? इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट फिशरी सब्सिडी ग्लोबली डिस्पाइट अ लार्जेस्ट कोस्टल पॉपुलेशन। आप देख ही सकते हो ये भारत का जो है कितना कोस्टल पॉपुलेशन है, फिर भी यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे कर रहे होंगे, है कि नहीं, जो एरिया है। बट यहाँ पे फिर भी काफी कम दिया जाता है सब्सिडी, ठीक है। India's fishing practice are small scale, sustainable, and support the livelihood million of traditional and artisanal fisheries। मान लीजिए बड़ा बड़ा उतर जाए, उसी में मान लीजिए अंबानी उतर जाए, टाटा उतर जाए, भाई कुछ लोगों को तो रिक्रूट करेगा, बट छोटे छोटे जो हजारों आराम से अभी मछली पालन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, खा रहे हैं, उनका लाइवलीहुड चल रहा है, वो चीज नहीं हो पाएगी, उस हाई लेवल पे कमर्शियल नहीं है। इसीलिए जो है सस्टेनेबल है कि आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा रहेगा, वरना एक बार समुद्र में कोई उतरेगा तो सब तेल तो हम छोड़ते नहीं है, मछली क्या छोड़ेंगे। आई भी समझ में, तो उसी की यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है, चलिए। इस आर्टिकल में अगर देखा जाए तो इंडिया से अप्रोच टू AI एंड एम्प्लॉयमेंट, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है, तो रिपोर्ट जो है रिलीज किया है नीति आयोग ने। इनका कहना है कि भाई रोड मैप फॉर क्रिएशन, जॉब क्रिएशन इन AI इकोनॉमी, तो AI इकोनॉमी में जो है कैसे जॉब क्रिएट की जा सके और क्या क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, निगेटिव्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये सब कुछ जो यहाँ पर बात किया है। 3F फ्रेमवर्क की बात की जाए, ये इम्पैक्ट चेंज इन वर्कर, फेज आउट सब जॉब, क्रिएट न्यू, पुराने जॉब हो सकता है हट जाए, नए जॉब आएंगे। चेंज इन वर्कफोर्स विल बिकम हाइब्रिड विथ AI एंड ह्यूमंस इंटीग्रेटेड इनटू कोहेसिव टीम, मतलब AI और ये मिलके एक टीम बनाएंगे, अब फिर वो साथ में टास्क परफॉर्म किया करेंगे। ठीक है। चेंज इन द वर्क, ऑटोमेट टास्क, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, न्यू यूज केसेस। ओके। तो ये यहाँ पे 3W फ्रेमवर्क जो है उस पर हमने बात कर ली।
ना, वर्क, वर्कर और वर्कफोर्स। क्लियर, वर्क, वर्कर, वर्कफोर्स। अब एआई का इम्पैक्ट क्या क्या है? तो फॉर्मल में भी है कि भाई न्यू जॉब क्रिएशंस होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इसका भी कहीं ना कहीं, कि कैसा पॉजिटिव वे में कि भाई ट्रिलियंस ऑफ इकोनॉमी जो है ऐड करेगा। ठीक है, देखते होंगे जब भी आप इस तरह कोई एडवांसमेंट होता है तो तेजी से इकोनॉमी ग्रो करती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाए, इंश्योर टाइमली ट्रांसपेरेंट पेमेंट्स। सब कुछ जो है ऑनलाइन आप देख सकते हैं। चाहे एआई क्या, यूपीआई से लेके जो भी हम कर रहे हैं सब एआई है ना। स्कैन कर दिया सब, बस उसके बाद पैसा भेजा, अपने अपने सबके अकाउंट में पहुंच रहा है, सब हो रहा है। तो सब चीज एआई है, ऐसा कुछ ये नहीं सोचना है कि चैट जीपीटी एआई है और बाकी ये बेटा एआई है। हर चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ऑटोमेट हो रही है, सब वो एआई है। आज बैंक में जाना नहीं पड़ता, लाइन लगाना नहीं पड़ता। क्या हो गया? ऑटोमेट हो गया। इट्स एन अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है कि नहीं? तो वो जो है यहाँ पर समझने वाली बात है। अब साथ में कुछ दिक्कतें भी हैं कि इंडिया के पास भी अभी उतने स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है एआई के जितने होने चाहिए। तो वो सब जो है चैलेंज भी रहेगा। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस पर भी बहुत सारे लोग कोर्सेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो वहां पर निकले। लेकिन फिलहाल जो है नेट निगेटिव टैलेंट माइग्रेशन है कि बाहर ज्यादा जा रहे हैं, हमारे पास काफी जो है इस चीज की कमी है। एजुकेशन करिकुलम की बात की जाए तो वो जो उतना फोकस करता नहीं है स्पेशलाइज्ड और रिसर्च इंटेंसिव कोर्सेज पे। तो काफी लेस फोकस है कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स जो बाकी देशों में जो चल रहे हैं उस हिसाब से। कंप्यूटर साइंस एजुकेशन इज अनइवनली ऑफर्ड, unlike in country like China and Russia where it is mandatory at primary and secondary level। पर यहाँ नहीं है। आप देखोगे कि बाद में भी अगर कंप्यूटर की लैब वैब तो रहती है, कुछ खास सिखाते नहीं है। और उसके बाद भी अगर आपको लेना है तो 10th के बाद अगर अपने जैसे कि हम सीबीएसई से पास आउट हूँ मैं, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, वहाँ पे जावा वगैरह डेटाबेस से पढ़ाया गया था, और एच टी एम एल, सी एस एस, ये सब चीज जो है पढ़ाई गई थी। लेकिन बाकी लोगों को वो मैंडेटरी नहीं था। तो ये सबको होना चाहिए कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट, चाहे वो आप आर्ट्स हो चाहे कोई हो। क्या फर्क पड़ता है? कंप्यूटर तो भाई सीखना है कि नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर ही सीखेगा। ये बना इंजीनियर ने दिया ठीक है, लेकिन भाई कोई यूजर तो कोई कुछ भी यूज कर सकता है ना। टीवी इंजीनियर ने बना दिया तो अब आर्ट्स वाला क्रिकेट नहीं देखेगा इस पे, ये तो कोई बात नहीं है। तो ये ही मेंटेलिटी को ना बदलने की जरूरत है। अब देखा जाए, इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इशू किया हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इशू किया हुआ है। नेशनल क्रिटिकल मिशन, एनसीएमएम। और नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसकी। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ये इंसेंटिवाइज किया जा रहा है द डेवलपमेंट ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर द सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल फ्रॉम एलिजिबल वेस्ट स्ट्रीम विद इन द कंट्री। ठीक है, एलिजिबल वेस्ट स्ट्रीम विद इन द कंट्री। इसका टेन्यूर की बात की जाए तो ये जो है लगभग लगभग आपका 31 तक, 6 साल तक चलने वाला है। 1500 करोड़ का टर्नओवर आपका फाइनेंशियल आउटले है जितना खर्च किया जाएगा। स्कीम जो फोकस करेगी कि आप 27 क्रिटिकल मिनरल जैसे एंटीमनी, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, नियोबियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है, जिसमें कि यूरेनियम थोरियम छोड़ के बाकी जो है तो सब कुछ है यहाँ पर कवर किया गया है। आई बात समझ में? तो सब कुछ जो है यहाँ पे कवर किया गया है। बाकी चाइना के पास जो है 60 से 70% रेयर अर्थ मेटल का प्रोडक्शन, आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं पूरे तो दुनिया पे यही कब्जा करके एक तरीके से बैठा हुआ है कि अकेले खुद ही अगर आप इतना कर रहे हो तो भाई प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे तो हमारी ही दिक्कत है ना। अगर आपके पास है तो भी नहीं कर पा रहे हो। एक ये होता है कि रॉ मटेरियल ही नहीं तो प्रोडक्शन करेंगे कहाँ से, है कि नहीं? तो ये जो है चाइना इसमें एकदम टॉप मोस्ट चोटी पे जो है बैठा हुआ है। सेविंग फॉरेस्ट रिजर्व, recycling, often referred to as urban mining, can reduce India's reliance on import saving valuable forest reserve। तो हाँ, ये भी एक तरीका है फॉरेस्ट रिजर्व बचाने का, कि है ना, रिड्यूस किया जाए इंडिया रिलायंस ऑन इंपोर्टिंग। ठीक है, इंपोर्ट करने पे कम किया जा सकता है, रिसाइकल कर सकते हैं चीजों को। Important for critical mineral lithium, apart from lithium, iron, cobalt, nickel, and copper alone was
34,800 करोड़, आप समझ सकते हैं 35,000 करोड़ के आसपास का जो है सिर्फ ये क्रिटिकल मिनरल से इंपोर्ट किया गया। तो अगर हम हमारे पे कर पाए तो कितना पैसा बचेगा, समझ सकते हैं आप इस बात को। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एएसआई फॉर 23-24, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 23-24। क्लियर? इसमें किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा है। मैंडेटेड क्या है? कंडक्टेड एनुअली, ये हर साल जो है ये कंडक्ट किया जाएगा। कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स अमेंडमेंट एक्ट 2017। की फाइंडिंग क्या क्या है कि इंक्रीज 12 अराउंड जो है 12% एट करंट प्राइस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो ये ग्रॉस एडेड वैल्यू एडेड की बात की गई है इस रिपोर्ट में। पांच जैसे इंडस्ट्रीज है, बेसिक मेटल, मोटर व्हीकल, केमिकल प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। ये सब जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जीवीए वगैरह जो है इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड डिफाइंड एज एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मानिए आपने क्या किया, धागा बनाया, ठीक है, धागा बनाया और धागे को जो है 10 रुपए का एक धागा का बंडल बेच रहे हैं आप। ऐसे धागा जो बना रहता है ऐसे लगा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर फिर ढेर सारे जो धागे लपेटे हुए होते हैं। तो ये जो है आपका धागा आपने बनाया, अब वो दस एक धागा 10 रुपए का था, ठीक है, आपने क्या किया, 20 धागा यूज किया और एक शर्ट बना दी जिसकी कीमत थी 300 रुपए। आई बस समझ में? तो कहाँ ये 200 रुपए लगने थे, पर 300 हो गए। क्लियर? ये जो होगा 300, तो इसमें क्या हो आपका प्रोडक्शन के एडिशनल वैल्यू बढ़ गई थी, हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड। इट विल डिफाइंड एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड बाय प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्शन। मतलब पहले 100 ही रुपए था इसका, अब इससे कारण इसका कीमत 200 रुपए हो गया, तो जीवीए क्या हो गया इसका आपका 100 हो गया। आई बस समझ में? ये 100 रुपए जो है आपने यहाँ पर बढ़ा लिए। अब यूजिंग शॉर्ट्स की बात की जाए तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय आरबीआई, तो आरबीआई ने क्या पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड यहाँ पर लेकर आया है, ये जो रिप्लेस कर दिया बोर्ड फॉर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, कंपोजिशन में जो है इसमें 3 सेक्टर है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है, सिस्टम एक्ट है। द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, एक्स जो कि एज एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, ये इन चार्ज ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर। क्लियर? ठीक है, प्रिंसिपल लीगल एडवाइजरी, ये क्या है, ऑफ आरबीआई इज अ परमानेंट इनवाइटी। ठीक है, तो जो ये भी जैसे परमानेंट इनवाइटी रहे। मीटिंग जो है लगभग साल में 2 बार हो जाती है। कोरम होता है 3 लोगों का, 3 मेंबर का, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, डिप्टी गवर्नर एंड नॉमिनेटेड मेंबर। क्लियर? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा आप, गोल क्या है इसका, रेगुलेट किया जा सके एंड सुपरवाइज किया जा सके पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। जो भी आपका आरटीजीएस है, नेफ्ट वगैरह होता है उसे सेंट्रल अथॉरिटी कौन, आरबीआई। कस्टमर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो प्रिवेंट कर रहे हैं अनफेयर चार्जेस एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ ट्रांजेक्शन मिसअप। कुछ भी ट्रांजेक्शन ऐसे हो जाते हैं गलत तरीके से या कुछ ये होता है तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। नेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, तो द इंडियन रूपी टू बी यूज्ड फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये जो है आपका इंडियन रूपी टू बी यूज्ड फॉर ग्लोबल ट्रेड, कि भाई जो भी हमारे पास भारत के रुपए हैं तो वो उससे ग्लोबल ट्रेड कर सकता है कि हम रशिया से कुछ खरीद ले, कहीं से कुछ खरीद ले, एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी उसे यूज किया जा सकता है। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी। अब रुपी है जैसे है हमारा इंटरनेशनलाइज हो रहा है, अब देख रहे हैं कि बहुत जगह इसका यूटिलाइज हो रहा है, क्यों? अब इससे फायदा क्या क्या है वो हम देखें। रेड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, आप जो देखते हैं कि भारत का भी फॉरेक्स रिजर्व जो है
$500 बिलियन क्रॉस हुआ, $600 बिलियन क्रॉस हुआ। फिर जब नीचे होने लगता है तो घबरा क्यों जाते हैं? ये बहुत बार बोलते हैं कि भारत के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि 1 साल का इंपोर्ट कर सकता है, 1 ईयर का इंपोर्ट कर सकता है। बट क्या भारत के पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि 1 साल का इंपोर्ट कर सके? देखिए, 1 साल का फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब डॉलर है। ठीक है, मेन करेंसी जो है इसकी डॉलर होती है, बाकी भी और क्या क्या है फॉरेक्स रिजर्व की, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात चलती है कि इतना फॉरेक्स रिजर्व है, तो इसमें डिपेंडेंसी हो जाती है कि बस अगर हमारे पास यही होगा फॉरेक्स रिजर्व में, मेनली आप समझ लीजिए डॉलर, तभी जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी सामान, भले आपके पास कितनी भी रुपीज है, बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये था। अब बट अगर हमारा रुपीज ही इंटरनेशनलाइज हो जाए, कि जैसे हमने अभी रशिया से डील की, बाकी से की, कि हम आपको रुपए देंगे उसके बदले आप हमें सामान दीजिए, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा इंटरनेशनलाइजेशन होने से। ठीक है, तो इसका फॉरेक्स रिजर्व का रिक्वायरमेंट कम होगा। आई बात समझ में? रेड्यूस्ड एक्सचेंज रेट रिस्क। अब देखिए, डॉलर अभी लगभग लगभग 90 पहुंच गया है। आप ये भी समझिए, लाइक जब मेरी जो सिस्टर है, जब गई है वो एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड, तो उस समय जो था वो अराउंड 80, 78 और 80 के अराउंड था। अब वो जो है 10 रुपए बढ़ गया, मतलब 10% जो बजट था वो सीधे भाग गया। जो सोच के रखे थे कि भाई इतने लाख लगेंगे, 10% के आसपास बजट भाग गया। रियल टाइम बता रहा हूँ ना, जो विच वी आर फेसिंग डायरेक्टली। तो इससे अच्छा आपको कौन ही बताएगा? तो ये जो है आपका, जहाँ 80 से 90 हुआ भाई 10%, फीस तो उतनी है, फीस तो हो सकता है हर साल बढ़ रही होगी, रेंट बढ़ रहा होगा, 10% ये बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन आप समझ सकते हैं, 10% नॉर्मल इन्फ्लेशन रहा होगा, तो 20% इन्फ्लेशन झेल रहे हैं। अगर मानिए उसमें साल का 10 लाख लग रहा था, तो अब 12 लाख लगेगा, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। और वो अगर वो इंक्रीज होती है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। करेक्ट? तो ये यहाँ पर सिनेरियो है कि भाई कम से कम एक्सचेंज रेट जो है रिड्यूस हो जाएगा। अगर वहां के कॉलेज बोलते कि आप जो है सर हर साल जो है मान लीजिए 5 लाख रुपए जमा कर दिया करिए आईएनआर, हम कर देते। पर अब उन्होंने क्या बोल के रखा, मान लीजिए कि भाई $500 जमा करके रखो, तो 80 के हिसाब से 4 लाख था। $5,000, सॉरी, $5,000 जो है इसके हिसाब से कितना था? 4 लाख था। अब वो 90 के हिसाब से 4.5 लाख हो गया। वो तो बोलेंगे हम तो उतना ही डॉलर मांग रहे हैं। समझे? तो ये चीजें होती हैं। फिर अगर उन्होंने फीस बढ़ाई तो वो तो फिर दोहरी मार है, इन्फ्लेशन वो फिर तीसरी मार है। तो ये जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इंश्योर्स इकोनॉमिक ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, कि भाई हमारा पैसा है, हम हमारे देश के हिसाब से हर जगह ये कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है। वरना हम डॉलर पे ये निर्भर है, बाकी पे निर्भर है, उनका मार्केट कैसा चल रहा है, कितना हम परचेज कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। भाई डॉलर भी कोई अनलिमिटेड तो है नहीं कि जितना चाहे खरीद लो। अगर आप यहाँ से मान लीजिए डॉलर खरीद के भारत हमारे पास रखता है, ठीक है, अमेरिका को बोलता है भैया डॉलर हमने खरीद लिया है, तो यहाँ पे अमेरिका और मार्केट में डॉलर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब जिस चीज की कमी होगी उसका मार्केट क्या, उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। अब 88 है तो 89, 90 वो होने लगेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी चीज है। अब आपको लगेगा कि सर, अगर गवर्नमेंट इंटरनेशनलाइजेशन और रुपी कर रही है, तो फिर इसका वैल्यू क्यों बढ़ रहा है? अब आप समझिए बात को, कि आज से 2 साल पहले जो हमारे देश को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, वो पकड़ लेते हैं हम अभी, $100 बिलियन का इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ठीक है, जितना हमारी जरूरत है इंपोर्ट में, $100 बिलियन पर ईयर का। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इंपोर्ट करना पड़ रहा था। अब क्या अगले साल भी ये सामान $100 का ही रहेगा? आप इन्फ्लेशन पकड़ लीजिए, 5% का, कम से कम तो इतना इन्फ्लेशन तो हो गई। तो ये अब 105 करोड़ का हो गया। ठीक है, चलिए 5 करोड़ तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। इसके बाद क्या है ना, 100 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमें जो है 105 करोड़ का करना पड़ेगा, तो हमें तो रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ गई, है कि नहीं, 5 करोड़ की। इसके बाद जो है इन्फ्लेशन मैंने काउंट किया। अब आबादी जो है हमारी, आबादी भी जो बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, तो पहले जो हमारी परचेजिंग पावर थी, परचेजिंग पावर बढ़ गई है। अब हम चीज ज्यादा खरीद रहे हैं। ओके, तो इसके कारण जो है अब अगले साल सेम 100 करोड़ पे तो 105 करोड़ हो गया, लेकिन अब हमें 20 करोड़ रुपए जो है एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर है, मार्केट में डिमांड है। तो अब अगले ही साल जो है 2 साल में वो 125 करोड़ हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इसके कारण क्या हुआ, कि भाई हमें और डॉलर खरीदने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने 15 करोड़ रुपए का क्या कर दिया था, इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया था रुपी का। आई बात समझ में? इतना तो हमने कर दिया, पर डॉलर की रिक्वायरमेंट जो है वो 25 करोड़ डॉलर की बढ़ गई थी।
हमने 15 ही किया, तो जो 10 का डिफरेंस आया, हमने ज्यादा खरीदा, तो अब इससे क्या होगा? अगेन आप और ज्यादा खरीदोगे डॉलर तो क्या होगा? वो डियरर होते जाएगा, महंगा होते चले जाएगा कि भाई बहुत कमी है उसकी, है कि नहीं? मुझे महंगा हो जाएगा, सिंपल है। प्याज अगर मान लीजिए मार्केट में 100 किलो है, खाने वाले जो है 4 लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए 100 जो किलो प्याज है साल भर के लिए, 4 ये हैं, तो वो बिक रहा है 20 रुपए किलो। लेकिन अभी एकदम से जो है एक इंसान ने एक ही दिन 50 किलो ले लिया, अब बच गया प्याज कम, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेट क्या 20 ही रह जाएगा? नहीं, वो बोलेगा अब तो भाई 3 लोग अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये भी तो खरीदेंगे ही हमसे, डॉलर समझ लीजिए, प्याज खरीद लीजिए। तो और उनकी भी तो रिक्वायरमेंट रहती है 25-25 किलो की, और हमारे पास अब बचा ही 60 किलो है, 3 लोगों के लिए 20-20 के हिसाब से। तो अब जो है हम रेट जो है 20 की जगह 40 रखेंगे तो भी ये बिक जाएगा। समझ रहे हैं? या 25 रखेंगे, 30 रखेंगे, वॉट एवर। तो ये यहाँ पर ये चीजें होती है, सेम इसमें रुपये के केस में भी। क्लियर? बूस्ट ट्रेड इन्फ्लुएंस, जैसे आप बिटकॉइन वगैरह भी देखते होंगे, पहले जो कीमत थी कुछ थी, आज लाखों में हो गई, 10 लाख 20 लाख की हो। तो बिटकॉइन तो फिक्स है, अब जितना एक लिमिट में ही वो जो बढ़ेगा, तो उसको भी जो परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वरना अनलिमिटेड कॉइन्स होते तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। तो वो चीजें होती हैं। बूस्ट करेगा ट्रेड इन्फ्लुएंस को भी, कि भाई रुपी जो है अगर स्टेबल हो जाए तो बाकी कंट्री भी चाहेगी कि ठीक है इन्हीं के साथ कर लेते हैं ट्रेड। अब हमारे पास भी तो फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, श्रीलंका सोच रहा है, मान लो बाकी और देश सोच रहे हैं, तो रुपी रुपी में चलने देते हैं। रशिया बोल रहे हैं वैसे हम हमारी तो बनती नहीं है इनसे, क्या इनका यूएस रखना, चलो इंडिया कर लेते हैं। ओके, बट उसमें ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। हमने प्रीवियस आर्टिकल देखा, ये ट्रेड बैलेंस है नहीं, तो काफी ज्यादा रुपी जमा हो गया रशिया के पास, तो एक अलग कंसर्न बन के आ रहा है। इस तरीके से जो चीजों को दिमाग में रखना है। अब देखेंगे स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, इज एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय फॉरेन बैंक विथ इंडियन बैंक, विथ एन इंडियन बैंक टू फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन डायरेक्टली इन इंडियन रुपी। समझ रहे हैं? तो ये वॉस्ट्रो है जो मेंटेन होता है फॉरेन बैंक के द्वारा विथ एन इंडियन बैंक, साथ में इंडियन बैंक होती है जो कि फैसिलिटेट करती है सारे सेटलमेंट्स को। ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू फॉरेन करेंसी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फॉरेन। भाई यहां से मान लीजिए मैंने कुछ मलेशिया से मंगाना था, मैंने रुपए भेजा वॉस्ट्रो अकाउंट में, उनने वो इंडिया में वहां पे हेल्प की, और अपने पास वॉस्ट्रो अकाउंट में मनी रख ली। उनको जो चाहिए था वहां के लोकल, देखो होता क्या है, आप समझिए बात, कि मैंने जो है कहीं से मंगा लिए, मान लीजिए 50 लैपटॉप की, भाई सारी टीम को लैपटॉप देना है। मैंने सीधे मारा वियतनाम को ऑर्डर, वियतनाम से मेरे पास लैपटॉप आ गए, मैंने आईएनआर में उनके साथ ट्रेड कर लिया। अब ट्रेड तो कर लिया मैंने उनके साथ, पर हो सकता है कि उनने कुछ पार्ट्स कहीं और से लिए होंगे, स्क्रीन कहीं और से ली होगी, सब कुछ कहीं और से लिया होगा, ठीक है। तो उनको तो उनकी करेंसी चाहिए ना, ताकि इनको पे कर पाए। भारत में अगर कोई आपके पास लाके डॉलर या कुछ दे दे, तो बाकी लोगों को कहाँ पे करोगे, ट्रांसपोर्ट वाले को, ऐसे उसको, है ना, इतना भी ये नहीं रहता है। तो ये ले गए वॉस्ट्रो अकाउंट में, वॉस्ट्रो अकाउंट ने बोला ठीक है इंडिया ने आईएनआर दे दिया है, ये लो आपका जो भी वहाँ का करेंसी है, और आप अपना वहां पे आप जो भी पैसे की जरूरत है वो आप अपना यूज करो, और फिर जो है हम इसको वापस भेज देंगे। फिर कल हो कि आपको इंडिया से कुछ खरीदना होगा, तो ये जो आपका आईएनआर आपके पास जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये आप यूज करके वहां से ले लेना। आई बात समझ में? तो ये चीजें रहती है, ये होगी वॉस्ट्रो अकाउंट। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसीएस, ठीक है। तो ये आपका और सेल्फ रेगुलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन। किसे आपका अपना जो स्टेटस है वो किसे बताता है? वो बताता है एफआईडीसी को, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, टू ओवरसी एनबीएफसी, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। रजिस्टर किसके अंडर होती है? आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी जो बातें हुई ये सब इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, अब जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है दिया गया है एफआईडीसी को, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को, टू इंश्योर, ताकि बेटर गवर्नेंस हो सके एनबीएफसी के लिए। क्यों दिया गया है? ताकि बेटर गवर्नेंस हो सके। अदरवाइज 10 लोग होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, तो ढंग से काम नहीं हो पाता है। क्लियर? तो ये जो है एनबीएफसी यहाँ पर जरूरी। से मैं एग्जांपल दूं कि अभी जो है हम सोच रहे हैं कि हम ई लाइब्रेरी लॉन्च करें सारे एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी 17,000 प्लस एस्पिरेंट्स है सबके लिए। वो क्या कर सकते हैं? आप ई लाइब्रेरी में, मानिए आप अपने घर पे पढ़ रहे हैं, एकदम रिमोट फील कर रहे हैं कि यार मैं अकेला हूँ, या कोई जॉब के बाद आके पढ़ रहा है, अकेला कर रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम लाइव हो जाए, ठीक है, लाइव कर लें अपने चैनल को,
अभी नाइट के लिए सोचे हुए हैं, लाइक मान लीजिए हम 9 to 4, 9 to 5, जिसको 9 से 11 2 घंटे पढ़ना है वो पढ़ सकता है, कोई 1 बजे आके 3 बजे पढ़ सकता है, उसको हो सकता है कि 100 लोग 1000 लोग जितने भी ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर, वो ज्वाइन करे यहाँ पे। तो अब क्योंकि गवर्नेंस कैसे अच्छा होगा कि अब चैनल, ऑब्वियसली बात है, आपने देखा है खुशबू मैम से लेके बहुत अलग अलग लोग भी जो है पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और साथ में यूट्यूब पे भी चल रहा है, आशा बैच भी चल रही है, काफी फैकल्टीज है। ठीक है, अब ये जो है कि यूपीएससी में प्रतीक सौरभ अब एक एडुटेक हो गया है एक तरीके से। ये सिर्फ अब यूट्यूब चैनल नहीं रहा कि जहाँ पे कोई एक अकेला इंसान पढ़ा रहा है, लेकिन गवर्नेंस जो है अभी ये मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, जो मेन चीज का, कि अभी जैसे मुझे लॉन्च लगा करना चाहिए। अब ऐसे में होगा कि 10 लोगों की 10 राय होगी, बहुत सारी चीजें होगी, तो जो बेनिफिट है वो पहुंच नहीं पाएगा। पहुंचेगा भी तो आज सोचेंगे तो 1 मंथ बाद वो काम कर पाएंगे। बट अगर अभी डिसीजन ले लिया, चीजें हो गई, तो आपको ये हो सकता है कि डेली बेसिस पे ही अभी से ये दिखना चालू हो जाए कि भाई लाइब्रेरी जो है, ऑनलाइन लाइब्रेरी, सारे लोग जो है यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे लाइव सेशंस होते हैं ना, लाइव जो आते हैं, तो उसी पे आपको खाली क्लिक करना है, लाइव आपको दिखाते रहेगा नोटिफिकेशन। डेली जो है आप वहाँ पे लाइव हो सकते हैं और साथ में अपना पढ़ सकते हैं। और ये आप पर रहेगा कि आपको वेबकैम चालू करना है, करिए मत करिए, म्यूट पे भी रहिए, लेकिन आपको दिखता रहेगा कि हाँ यार कोई साथ में पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना है। क्लियर। तो एक फील, इससे फायदा क्या होगा कि आप अपना मोबाइल को जो है कनेक्टेड रखिएगा इस लाइव स्ट्रीमिंग से, तो उस समय आप अपना मोबाइल यूज नहीं कर पाइएगा। तो शांति से आप जो भी बुक से नोट से पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ सकते हैं। फिर मान लीजिए कोई क्वेरी रही तो आपने वहीं पे चैट पे टाइप कर दिया, तो आगे जाके कभी जो डिस्कशन हो रहा है या उस समय कोई ऑनलाइन रहा है, उससे उसका आंसर पता है, वो वहां पे उसे आपको चैट पे आंसर दे देगा। है कि नहीं? तो ये सब जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर। बाकी से पब्लिक जगह पे प्लीज अपना मोबाइल नंबर है ये सब ना रखें। किसी को किसी से कनेक्ट भी करना रहे तो वो अपना टेलीग्राम चैनल ये सब डाल सकता है कि भाई ये मेरे टेलीग्राम की लिंक है, आप मुझे क्योंकि टेलीग्राम पे आपको किसी को नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो ये सब चीज आप कर सकते हैं। इवन यू कैन यूज सिग्नल एप्स, जो जहां पे आपको कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, बट सबसे अच्छा जो है टेलीग्राम है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कहा कि भाई जितना कम रेगुलेटरी रेगुलेशंस रहेगा उतना अच्छे तरीके से गवर्नेंस होगा। ठीक है, चलिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नहीं है भाई, ये कहानी के थ्रू जो है आपको मैंने समझा दिया कैसे क्या फायदा है नहीं है। ओके, बाकी अब चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है। निष्कर्ष जो था आपको खुद का एग्जाम्पल देके यहाँ पर समझा दिया है। चलिए, हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए, बार बार भी आता है लेकिन बार बार कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं। ये कंपनी एक्ट 1956 के अंडर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनबीएफसी जो है किसके अंडर है? कंपनी एक्ट 1956। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंगेज करना, लेंडिंग, पैसा दे सके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी। एक्सक्लूडिंग एक्टिविटी, एक्सक्लूड करता है किसे? एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, ट्रेडिंग को, एक्सेप्ट सिक्योरिटी, बस सिक्योरिटी आएगा, बाकी ट्रेडिंग भी नहीं। सर्विसेज एंड रियल एस्टेट ये सब नहीं होगा, इसके अलावा जो भी है फिर वहां पे वो चीजें होंगी। ओके, डिफरेंस फ्रॉम बैंक से क्या अंतर है भाई? नॉन बैंकिंग क्यों बोला जा रहा है सर? कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, जो डीडी जो हम बोलते हैं। तो अच्छा ये बताइए, डीडी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, तो ये क्या है? लिक्विड कैश है कि क्या है? ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो बताइए, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट के हिसाब से डीडी जो है वो क्या है, किसके इक्विवेलेंट? ठीक है, सेविंग अकाउंट के, क्या आरडी के, कि आपके इन हैंड जो कैश है उसके? तो डीडी, थोड़ा सा रिसर्च करिए प्लीज, बताइए, यही सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना? ये जो डिपॉजिट आर आउटसाइड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये जो है आपका एक्सेप्ट भी नहीं करेगा डीडी, और आउटसाइड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एंड कैन नॉट इशू चेक ऑन देमसेल्व्स, तो ये चेक वगैरह भी नहीं दे सकते। आई बात समझ में? इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेटस की बात की जाए तो 9000 एनबीएफसी रजिस्टर्ड है एज ऑन आरबीआई के हिसाब से 2024 तक। 9000 एनबीएफसी, तो काफी ज्यादा है कि नहीं? याद रखेंगे ये सब डेटा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो स्कीम है आपका ऑब्जेक्टिव है इसमें रेगुलेट करना इंटिटीज को। तो आर इज रेगुलेटिंग इंटिटीज स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस अल्टरनेटिव ग्रेवियंस रिट्रेसल मैकेनिज्म, कि भाई आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है,
तो उसको तेजी से कैसे उसको रिजॉल्व कर सके उसके लिए है यहाँ पर ये। ओके, कल के मान लीजिए आपको किसी भी दिक्कत हो रही है, आप जो है ज्वाइन बटन कर रहे हैं, क्लियर। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं इसे अपग्रेड करूं ऑल चैनल एक्सेस पे, इंटायर चैनल एक्सेस पे, या क्या करना है नहीं करना है, तो वहां पे हमने सीधे बोल के रखा है अगर कोई भी इशू नहीं समझ में आए तो आप सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। तो वैसे भी 7617326188, ओके। तो वहां पे जो है सीधे आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से ज्वाइन बटन करना है एंड ऑल, कोई टेक्निकल इशू आ रहा हो तो। अदरवाइज ये पूरा प्रोसेस यूट्यूब के ही पास होता है। आप जो पे करते हैं वो यूट्यूब के पास जाता है, उसके थ्रू हमारे पास कट के जो है वो आता है। और ये इसलिए किया गया है आप सबके लिए, बार बार मैं वही बताना चाहूंगा, आप सबके बेनिफिट के लिए। 50-100 रुपए से किसी का भी कुछ नहीं जाता, बट हमारी टीम के लिए हेल्प जरूर होती है जब बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बट एक इंसान के लिए 50-100 से फर्क नहीं पड़ता। और उन्हें ये भी होता है, मुझे पर्सनली मैसेज आया कि सर जब से आपने ये ज्वाइन बटन डाला है ना, मेरी पढ़ाई बेटर हो गई है। क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैंने प्रति सर को पेमेंट किया हुआ है, तो मुझे वो कंप्लीट करना है करंट अफेयर्स, ठीक है। बाकी जो जिस भी चीज के लिए की है, तो इससे क्या होता है मेरी रेगुलरिटी बन गई है। वरना फ्री मटेरियल इतने देख रहे थे दुनिया में, हो कुछ नहीं पा रहा था, सिर्फ टाइम जा रहा था, टाइम से कीमती कुछ नहीं है। ओके। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि जॉब होल्डर्स है, ये अब जो फुल टाइम दे रहे हैं, जिन्हें टाइम की कीमत है, तो वो वहां पर तेजी से ज्वाइन किए जा रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका भी एक रूटीन बन जाता है कि नहीं। चलिए, बाकी ऑल कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, ठीक है, शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, ये सब जितने भी बैंक्स है ना, ये आपका नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक विथ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट साइज होता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का क्या है, एसेट साइज 100 करोड़ के आसपास का। ओके, तो ये कुछ जो है यहाँ पर स्टैटिक्स है, स्टैट्स है, वो आप हल्का सा यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो ये जो था आपका ombudsman कैन अवार्ड अप टू 20 लाख इन कंपनसेशन प्लस अप टू 1 लाख फॉर द कंप्लायंस टाइम। तो ये इतना जो है यहाँ पे कंपनसेशन में इतना अवार्ड कर सकता है कि भाई 20 लाख तक का आपको ये देना पड़ेगा, ताकि क्या है, वन नेशन वन ओम्बड्समैन कि भाई एक ही जगह से, ठीक है। अप्रोच बाय मेकिंग आरबीआई ओम्बड्समैन मैकेनिज्म जुरिडिक्शन न्यूट्रल, कि ये नहीं है कि हर जगह का आपको अलग देखने मिल रहा है स्टेट वाइज या फिर ऐसे, ये चीज नहीं होगी। ओके, ये चीज जो है नहीं होगी। बाकी इसमें भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इसमें एक्सक्लूड किया गया है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। ओके, क्योंकि उनका एक अलग लेवल चलता है। हाउसिंग जो फाइनेंस वाले हैं, वो छोटे मोटे फंडिंग्स पे नहीं रहते हैं ना वैसे भी, और इसे अलग रखा गया, क्या वो लॉजिक वाली बात नहीं, उन्हें अलग रखा गया है, तो इतना भी आपको दिमाग में रखना है। न्यू इनिशिएटिव बाई आरबीआई, तो भाई ठीक है, नए नए इनिशिएटिव्स लेते ही रहते हैं, तो इस बार क्या ले रखा है आरबीआई ने, क्या लाया है आपका की इनिशिएटिव लाइक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये है रिटेल सैंडबॉक्स एंड पायलट फॉर टोकेनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीएस। ये सब जो है यहाँ पर न्यू इनिशिएटिव लाया गया आरबीआई के द्वारा, तो ये याद रखेंगे कौन लाया है, आरबीआई, आरबीआई। ठीक है, ऐसा कोई नीति आयोग दे देगा या कुछ वैसे कंफ्यूजन कर देगा कि भाई ये जो है वर्ल्ड बैंक लाया है, तो कंफ्यूज हो जाता है ना ये सब इंसान पढ़ पढ़ के, तो नहीं, आरबीआई लाया, ये सब क्लियर है। बार बार रिवीजन रिवीजन रिवीजन, द मोर यू रिवाइज द मोर यू बिकम वाइज। तो यही एक तरीका है, अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो रिवाइज करना है, कोई और दूसरा इसका ये नहीं होता है। जितनी बार वीडियो देख रहे हैं बार बार देखें, स्पीड बढ़ा के देखें, है कि नहीं, तो तभी ये चीजें हो पाएंगी। इनिशिएटिव की अगर बात की जाए तो ये जो है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली डिजिटली है ये सारी की। एम क्या है इसका, डिलीवरी ऑफ क्रेडिट। सैंडबॉक्स की बात की जाए तो ये फिनटेक फर्म है टू इनोवेट एंड टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सैंडबॉक्स क्या चीज का, फिनटेक फर्म, कि आप कोई भी चीज करो, जैसे आप यही है यूपीआई जो अब इंसान समझ रहा है, तो ये फिनटेक ही है ना एक तरीके से, फाइनेंस से रिलेटेड है। और उस पर फिर जो भी टेस्ट सॉल्यूशंस वगैरह देना, कि यार ऐसे लाइन लगना पड़ता है बैंक में, ऐसे दिक्कत हो जाती है, तो अच्छा ये लाइन से बचाना है, दिक्कत ना हो, पैसा अकाउंट में चला जाए, तो ये सब क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है कि प्रॉब्लम के, मतलब ये प्रॉब्लम्स है, तो उसको टेस्ट करना है सॉल्यूशन को, कब, जब वो उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दे टेक्निकली, फिनटेक फर्म्स। ठीक है, तो ये जो चीज है, टोकेनाइजेशन ऑफ जो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट,
ये जो है फैसिलिटेट क्या करता है, फास्टर सेटलमेंट, इंप्रूव करता है लिक्विडिटी, इनहेंस करता है ट्रांसपेरेंसी। तो ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? टोकेनाइजेशन क्या है, बाकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, कॉल्ड अ टोकन, रियल वर्ल्ड एसेट लाइक स्टॉक। ठीक है, स्टॉक की तरह एक टोकन दे दिया, एक वैल्यू दे दी, वर्ड दे दिया कि ये जो टोकन है ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर और ब्लॉकचेन। ठीक है, तो इसके हिसाब से कोई कुछ एक्शन लिया तो साथ में टोकन दे दिया। होता है कि नहीं? आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए कहीं गए हैं, होटल में गए, तो मैनुअली बोलते हैं सर ये आपका टोकन है, आप कभी भी आए, खाना खाना हो तो ये सर ये टोकन दे दे, ये करना हो तो वो टोकन दे। तो वैसे कैसे पहचान होगी कि ये टोकन किस चीज का है? तो वही जो चीज है, जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन किया गया, टोकेनाइजेशन किया गया। ठीक है, बाकी जो सीडीए है, नेगोशिएबल मनी मार्केट है। क्लियर? और एज अ प्रोमिशनरी नोट है, पी नोट है, फंड्स डिपॉजिटेड एट अ बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? मैच्योरिटी पीरियड जो है इसका अप टू 1 ईयर है, कम से कम 7 दिन का तो होना चाहिए। ठीक है, 1 साल तक का ही मैच्योरिटी पीरियड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे, है ना? चलेगा। आपका ये हो गया स्वामी फंड। ये है आपका स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो जो मिड इनकम हाउसिंग वाली उनके लिए है, गवर्नमेंटल बैक्ड फंड है, जो कि क्या करता है, टाइटन करता है रूल को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। ठीक है, ओके। तो आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है, रेगुलेटरी गाइडेंस सबके इसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सेबी रेगुलेट करता है एआईएफ को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे कि वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स, ये सब जो है। अच्छा, वीसी और एंजल फंड में क्या डिफरेंस है? देखिए, वीसी है, मान लीजिए कि मेरा एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफी लोग हैं और हम सब मिल के सोच रहे हैं पूरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी जो आइडिया है, ठीक है, ये काफी अच्छा है। कि मान लीजिए एग्जांपल, अभी जो ई लाइब्रेरी स्टार्ट करने वाले हैं और किसी दूसरे ने देख लिया कि नहीं, ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है, अच्छा है, ठीक है, स्टूडेंट्स जो है इनके चैनल पे जाएंगे, मान लीजिए हो सकता है 1,000, 2,000, 10,000 एक साथ लाइव हो, तो क्यों ना अगर मैं उस बीच में कुछ वैसे एडवर्टाइज यहाँ चला दूं एक आध। कोई सोच रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एक तो एक साथ जो 10,000 स्टूडेंट ने देख लिया, चाहे बुक्स के बारे में, चाहे इसके बारे में, जो भी है, इंगेज है रियल टाइम पे। हो सकता है इनका ई लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इतना चल जाए कि कल हो के वो, स्पेशली जब लाखों स्टूडेंट्स हो जाए, तो कोई मुझे फंड करना चाह रहा है कि आप इसे कम काम करिए, क्योंकि ये 24 घंटे चलाने के लिए मोबाइल या लैपटॉप पे नहीं चला सकते, प्रॉपर सेटअप चाहिए, सब कुछ चाहिए कि आपका सीपीयू गर्म ना हो और बहुत, तो हम उसके लिए आपको फंडिंग देंगे। ठीक है, इसके बदले हमें आप कुछ एडवर्टाइज कर देना है, कुछ जो भी है, ठीक है, या तो वो उसके बदले वो चाहेंगे, या फिर इससे जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ओके, अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो उसका आप जो है हमें इतना परसेंटेज दे देना। तो ये काम करता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, पूरी टीम बैठ के सोचती है। एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, अकेला ही जनरली रहता है। जैसे मान लीजिए कोई कमा रहा है, 50 लाख रुपए का पैकेज है, तो वो सोच रहा है कि यार शेयर मार्केट इधर डालने से अच्छा है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, इस पे डालो, और इस पे बोल दो कि भाई 10% शेयर मेरा है, और 1 करोड़ रुपए डाल दो। ठीक है, कल होके ये हो सकता है कि इस चीज की वैल्यू जो है 100 करोड़ हो जाए, पूरे इसकी, तो मेरा जो है आने वाले 2 साल में 10 गुना होके 1 करोड़ का कितना हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। आइए वो समझे। तो ये इस तरीके से होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल जो फंड्स वाले होते हैं वो जनरली आपको कोई गाइडलाइन नहीं देते हैं, बट ये वेंचर कैपिटलिस्ट की टीम पूरी बनी है, वो सिखाते हैं ऐसा करो, ये करो। जैसे कि लोकल सर्च इंजन बनाया हुआ था हमने, ठीक है, चलिए फिर इसकी अलग कहानी है, बट एक्चुअली वे बना चुके हैं। जब आप जाइएगा, चेक करिएगा, इन्फो एस्पायर आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है यहाँ पर थी, है ना, माय मॉम वाज द डायरेक्टर ऑफ इट। कुछ इश्यूज हुए, ये अलग चीजें हुई, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली जो है इसे 2 साल पहले सेट करना पड़ा। डिस्प्यूट्स, पार्टनर डिस्प्यूट, बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन अपने लोकल सर्च इंजन जैसा बना के रखा हुआ था कि जो सारे आपके शॉप से लेके हर चीज को ऑनलाइन कर रहा था काफी इफेक्टिवली। बट वो सॉफ्टवेयर भी है, और वो आने वाले टाइम में जो है आप सबके लिए लेके आ जाएंगे कि अगर मान लीजिए आप सब होम ट्यूशन पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप गूगल पे डाल दिए वहां पे, ठीक है, माइन्यूट कॉस्ट लिए या शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दिए जितना हो सके हम सबसे, क्योंकि उसकी एक अलग ही कॉस्टिंग लगती है, तो ये सब चीज कर सकते हैं। ठीक है,
तो आने वाले टाइम पे ये समझ जाइए आप कि बहुत कुछ होने वाला है। वी आर नॉट ओनली थिंकिंग कि कितने कम पैसे में आप सबका हो जाए, वी आर थिंकिंग कि कल होके अगर हम कुछ वैसा बनाए एक प्रोडक्ट की, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर सके, तो हर एक चीज कर रहे हैं। आज जैसे कि 4 से 7 लोगों की टीम है, कोर टीम है, तो भाई जो पेमेंट दे रहे हैं उतने लोगों को कर रहे हैं, उतने लोगों का तो परिवार चल रहा है ना। धीरे धीरे यही है हमारा, और आपके सामने ही दिखा रहे हैं एग्जाम्पल कि ऐसे ग्रो हो रहे हैं, है कि नहीं। तो ये इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी आपको कोई चीज नहीं सिखाएगा। इसलिए कहते हैं आप साथ में लगे रहें। बिल्कुल, ये हमारा मोटिव ही ये है कि आप सब बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ, है ना। क्योंकि नेशनलिटी या नेशनलिज्म क्या है कि भाई हमारे पूरे देशवासी बढ़े, वो ट्रू नेशनलिज्म है, वो एक्चुअल पागलपन है कि नहीं। सिर्फ दूसरे देश के सामने जाके भारत माता की जय बोलना, यस, बोले वो चिढ़ाना हुआ, बट कोई देख के बोले वाह, भारत के जो लोग हैं वो कितने बढ़िया हो गए, कितने शिक्षित है, हर फील्ड में काम कर रहे हैं, बिजनेस आइडियाज हैं, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम देम। तो ये जब वो सामने से कोई खुद बोले, क्योंकि अदरवाइज तो वही वाली बात है कि हर माँ अपने बच्चे को बोलती है मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन जब माँ ना बोले, माँ तो बस कमियां बताए, इसकी यहाँ कमियां है, यहाँ कमियां है, ताकि बच्चा वो दूर करते जाए, लेकिन दुनिया तारीफ करे कि यार ये देखो इसमें ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है, वो एक्चुअल तारीफ होती है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर कंटिन्यू चलना है। ये जो है आपका, ये जो ईगल्स पॉज है, यहाँ पर ये हु वाज अवॉर्डेड, भाई 2024 में नोबेल प्राइज दिया गया था जियोफ्रे हिंटन को। ठीक है, वांट दैट एआई कुड ट्रिगर अ मॉडर्न ईगल्स पॉज। अब ये है क्या? इट इज अ टर्म क्वाइंड बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट एलन, बेस्ड ऑन, ये जो है आपका फ्रिज एंगल ऑब्जर्वेशन। इनका कुछ ऑब्जर्वेशन था, उनका कहना था कि इट रेफर्स टू द पैराडॉक्स ड्यूरिंग अर्ली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो था का ब्रिटेन में लगभग 1780 से 1840 में, व्हेन इंडस्ट्रियल आउटपुट रोज शार्पली बट रियल वेजेस ऑफ द वर्कर्स रिमेन्ड स्टैग्नेंट। तो ये तो बहुत तेजी से बढ़ा, बट भाई सैलरी नहीं बढ़ रही। अभी वही वक्त आ रहा है कि इतने सारे आपके पास, मान लीजिए एआई से करने वाले काम आ जाएंगे, इंजीनियर्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, सैलरी उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन बिलीनियर्स बहुत मिलेंगे। कि भाई किसी ने ऐप लॉन्च किया, परप्लेक्सिटी कर दिया, करोड़पति बन गया, कुछ किया ये बन गया, बट जो सैलरी है वो उतनी ही है। वो बेचारे वही जो डेवलपर एक कंपनी में कर रहे हैं, दूसरी में भी कर रहे हैं, तो ये तो वही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे टेक्निकल, यहाँ पे दिया गया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो यहाँ भी इसलिए मैंने टेक्निकल एग्जांपल से बात कर रहा है कि ये उतना नहीं बढ़ रहा है। तो एआई ड्रिवन इकोनॉमी में वही बात चल रहा है कि रेप्लिकेट कर सकता है इंगल्स पॉज को। when economic growth exists but the gain are unequally distributed। एकदम से कोई तो करोड़पति बन जा रहा है, बिलियनियर बन जा रहा है, बाकी का क्या है, वही बस सैलरी आ रही है, जीवन चल रहा है, बट ना आपने उसमें कुछ स्टेक दे रखा है, ना कुछ किया है, और ना कोई मतलब एक उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, जस्ट एज एम्प्लॉय, अभी है कल नहीं है। और वो भी जो सैलरी बढ़ती है कुछ कर पाता तो वो भी नहीं, है कि नहीं। भैया आज हम सब भी क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो उतना पैसा नहीं है कि आप, है ना, कि भाई आप चाहो तो जियो की तरह सब कुछ फ्री कर दो और ये कर दो, उसके बाद मार्केट कैप पूरा कैप्चर कर लो। तो ये सब चीजें तो है नहीं। तो इसलिए संभल के चलना है कि भाई खुद का भी अहित ना हो, बुरा ना हो, सामने वाले का भी कुछ बुरा ना हो। ड्राइवर ऑफ चेंज, ये आपका मैकेनाइजेशन एंड स्टील पावर, ये पहले का था, इस तरीके से ये चीजें हुई। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, ये सब आ रहा है। अब 20 से 30 का प्रोजेक्टेड है ये लगभग। ये तो 10 साल में तहल का मचा देगा, सही बात है। ये थोड़ा सा फिर इससे तो फिर 50-60 साल लगे थे। ओके, तो ये जो है वेजेस में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बट ऑटोमेशन से आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है कि नहीं। स्किल पोलराइजेशन हो रहा है, जॉब जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इनइक्वलिटी अक्रॉस सेक्टर्स एंड कंट्री हो ही रहा है। किसी को कुछ मिल रहा है, सेम काम करने वाले को किसी को बहुत लाखों का, करोड़ों का पैकेज दे दिया भी जरूरत पड़ रही है। तो अर्बन इनइक्वलिटी और वर्कर्स अनरेस्ट था उस समय। तो ये जो चीजें, सोशल आउटकम्स, ये सब क्या क्या होगा, ये यहाँ पे बताया गया है कंपेयर करके, ये पहले क्या इम्पैक्ट पड़ा था, अब क्या पड़ रहा है। वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, एआई ड्रिवन इकोनॉमी। वेटेड एवरेज कॉल रेट, ये क्या है? आरबीआई जो है कंटिन्यू करेगा यूज ओवरनाइट वेटेड एवरेज कॉल रेट एज द ऑपरेटिंग टारगेट फॉर मनी पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है ना, बैंक लेंड करते हैं एंड बोरो करते हैं फ्रॉम ईच अदर ओवरनाइट, मतलब आज किया, ठीक है, उसके बाद जो है
तुरंत कल होके वापस कर दिया। आप बोलोगे यार सर क्या पागलपन है, आज लिया कल कर दिया। आप समझो बात को। कभी कभी आपने भी तो अपने फ्रेंड को बोला होगा, दोस्त अभी अर्जेंट है, मैं तेरे को 2 घंटे में पैसा वापस करता हूँ, मेरा अभी यूपीआई नहीं चल रहा है, मैं ये कर देता हूँ, मेरा कोई दिक्कत है मैं ये कर देता हूँ, मैं तो कल तक पैसा दे दूंगा, अभी भाई बैंक बंद है। बहुत सारी दिक्कतें होती है कि नहीं होती है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ बैंक के साथ क्या होता है। कि मानिए बैंक के पास जो है 100 करोड़ 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट थे। ठीक है, 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट थे। अब एक बड़ी कंपनी आई, वो बोली कि मुझे जो है लोन की जरूरत है। ठीक है, मुझे जो लोन की जरूरत है, मुझे 11 करोड़ रुपए लोन चाहिए। अब ये थोड़ी बोल देगा कि हमारे पास 10 ही करोड़ है, आप चले जाओ। नहीं, कि भाई 10 इस पे जो है उसको बढ़िया इंटरेस्ट मिलेगा, सब मिलेगा भाई, अगर कोई ले रहा है तो ये बोलेगा ठीक है ओवरनाइट प्लीज आप मुझे 1 करोड़ दे दो। ओके, और ये इसे जो है पैसा 11 करोड़ का लोन दे देगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि इस पटसर से तो कल होके वापस करना है, क्योंकि इसे पता है कि इतना पैसा जो है कल हमारे पास वापस डिपॉजिट होने वाला है, किसी सोर्स से आने वाला है। तो जैसे ये आएगा मैं इसे वापस कर दूंगा, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई अभी 2 घंटे के लिए दे दे, मेरे पास आएगा तो मैं दे दूंगा, तो जो भी सोर्स से आना है। तो ओवरनाइट का ये फायदा होता है कि एक दिन के कारण ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बड़ा ना जाने कितनी डिटेल्स निकल जाती। आई बात समझ में, कोई आपके टेबल पे है, ये चीजें हो सकती थी बट वो नहीं हुई। क्लियर। तो ये चीज ना हो इसलिए यहाँ पे ओवरनाइट फैसिलिटी रहती है। आई बात समझ में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कह रहा है कि भाई भारत जो है 2025-26 में 6.6% से बढ़ेगा। हम पहले 6.4 समझ रहे थे बट ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आगे जो है 6.2 के आसपास रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी वर्ल्ड की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 3.3 था, अब वो 3.2 कम हो गया है। और इससे अगले साल और कम। अब देख सकते हैं जो वर्ल्ड जिस रेट से बढ़ रहा है, इंडिया उसके लगभग डबल रेट से बढ़ रहा है। देख रहे हैं आप ये। तो कहीं ना कहीं जो ड्राइविंग इकोनॉमी है, तो उसमें इंडिया काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? बहुतों बार पूछा है, बहुतों बार, कोई भी एग्जाम उठा के देखिए आप। ठीक है, स्टेट पीसीएस, ईपीएफओ, यूपीएससी प्रीलिम्स का तो फेवरेट ही है। तो ये सब जो है बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, आईएमएफ के द्वारा, मतलब वर्ल्ड बैंक दे दिया कर दिए, गलत होता है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एक जगह आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, मगअप करिए, ये रटना पड़ेगा, इसका कोई और ही ऑप्शन नहीं होता, जो चीज रटना है भाई रटना है। ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मुझे भी कभी कभी तकलीफ हो जाती है सब चीजों की। ठीक है, कि आई एम डूइंग ए लॉट ऑफ टास्क इन माय लाइफ। तो ये जो है आपको बार बार, तो ये आपको हर बार अपने माइंड से बोलना है। क्या कर लो, क्या बोल दो एक दूसरे, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, अच्छा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन लाता है, नहीं तुरंत गूगल किए, तुरंत नोट किए। फिर कल के खुद से सवाल पूछिए, चलते रहिए तो भी फ्री मत रहिए। तो ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट करा रहे हैं, पर आप कहीं भी बैठे हुए हैं शांति से, तो आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन। अच्छा इसका क्या होगा, अच्छा उसका क्या होगा, है ना। कि आर्टिकल 1 जो है वो क्या है, अच्छा आर्टिकल 2 क्या है। ओके, आर्टिकल 3 क्या है। अब ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे सीरीज चली रही है, आपने एक बार पढ़ लिया हमारे इस पे जाके ना। अभी जो यहाँ पर अपलोड हो रहा है, मैडम जो है कंटिन्यूस अपलोड कर रही है सीरीज। आपने देख लिया, अब कर लोगे खुद से ही पूछिए। तो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वहां से आप पूछिए भाई बैटल ऑफ पानीपत क्या हुआ था। ओके, कोई कोई और चीज के बारे में, तो जो फरमान जब दिया गया था तब क्या हुआ था, किसने दिया था, कैसे। तो ये जब आप करिएगा, तो वो आपका माइंड जो है आपसे खुद वो करेगा, फिर वो थोड़ा थकेगा भी। और तब उसे समझ में आएगा कि नहीं, मुझे और ज्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत है। अदरवाइज फील गुड करवा कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, और फिर लगता है हो तो गया। पूछिए दिमाग से भाई साहब हो तो गया, याद है कि नहीं है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे परेशान करना थोड़ा जरूरी रहता है, तभी ये सब फिर जो कहानियां निकल के बाहर आती है। ओके, क्या आप अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर पाते हो लाइव। और इतने स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तो हम फेस टू फेस इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा पॉज भी नहीं है कि आप देख रहे हैं मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से हाथ या पैर चलते हुए, बट सिर्फ वॉइस। क्यों? क्योंकि इतना माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि सवाल इतने दागे हैं ना खुद से, यार इसको मुझे समझाना होगा, कैसे समझाऊंगा, मुझे तभी तक ये समझ नहीं आ रहा है। तो जब तक आप वो नहीं खुद पे कहिएगा, जस्ट फॉर द सेक, हाँ हो गया, मेरा ये वीक सब्जेक्ट है, मेरा ये स्ट्रांग सब्जेक्ट है, बच्चों की तरह अगर ये बात करिएगा तो नहीं। सब स्ट्रांग है ना। आपको बस ध्यान देना, सारी चीजें स्ट्रांग हो जाती है।
चलिए, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये है। पर्पस क्या है भाई? एनालाइज करना वर्ल्ड इकोनॉमी का नियर एंड मीडियम टर्म में। ठीक है, आसपास के टाइम में और आने वाले कुछ सालों में। एकदम लंबा की बात नहीं करता यहाँ पे। इट यूजुअली पब्लिश ट्वाइस अ ईयर, 2 बार होता है। विल विद अपडेट्स इन बिटवीन, बीच बीच में अपडेट भी आते रहते हैं। तभी आप ये देख रहे होंगे कि एकदम से बीच में अपडेट आया कुछ कुछ कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। बीच में अच्छा काम किया तो ये थोड़ा सा नीचे हो गया तो बोल दे रहे हैं थोड़ा नीचे डाउन हो जाने वाला है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये भी जो है आपका ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ही है। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दोनों जो है इसी के द्वारा है। ठीक है, रिसेंटली जो रिलीज थी ग्लोबल फाइनेंशियल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जो है यहाँ पे इन्होंने लाया हुआ था। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की यहाँ पे बात करता है, उसका असेसमेंट करता है। ठीक है, की फाइंडिंग क्या है? टाइटन ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशन की, थोड़ी कंडीशन जो है टाइटन हुई है। क्लियर। रोल ऑफ मेजर जियो पॉलिटिकल रिस्क, ये भी बढ़ा है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े तो ये सब बात वगैरह कर रहे हैं। अदर रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिस्कल फिस्कल मॉनिटर भी जो है ये भी आईएमएफ ही करता है। तो इंपॉर्टेंट है, सब एक जगह नोट डाउन रखेंगे। ओके। पीएम सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेड्स। तो ये जो है पीएम सेतु, इसकी बात चल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इनके अंडर में यहाँ पर ये आता है। लगभग 60,000 करोड़ का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, जिसमें 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होंगे जो कि अक्रॉस इंडिया होंगे। मॉडर्न इंडस्ट्री अलाइंड ट्रेनिंग, तो मतलब आपने को पढ़ा दिया। अब वो जो इंडस्ट्री में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया वो जरूरी हो जाता है कि नहीं? कि सीधे जाके पहले दिन से आप वहां पे काम संभाल लें, बोले देखो इंडस्ट्री में ये सीखो ना, यहाँ पे ऐसे ही काम होता है, इस तरीके से स्टार्ट करो। थोड़ा बहुत 19-20 रह जाए चलेगा, बट उस लय में उस तरीके से तैयारी करानी है कि प्रोडक्टिव हो इंसान फ्रॉम द फर्स्ट डे। मतलब कंपनी में जा रहे हैं फिर भी ट्रेनिंग एंड ऑल ये चल रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे प्रोडक्टिव, ये समझ में आया ना? जैसे आपने मान लीजिए ट्रेनिंग ही ले ली घर ही पे, अच्छा वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, अच्छा एडिट कैसे करते हैं, और कुछ लाइव कैसे जाते हैं, सब आपने किया। आप आ गए, मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ एज टेक्निकल पर्सन। अब आपको वहां जो सीखी है यहाँ पे भी वही चीज करनी है। अच्छा अपलोड करो, कट करो, ये करो वो करो। तो इसके लिए इंसान रेडी होता है। थ्योरेटिकल आप कितना भी कर लो, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वही वही लगभग लगभग चीजें जो है वहां करवाई जाती है कि जो आपको किसी भी इंडस्ट्री में तुरंत फ्रॉम द फर्स्ट डे, कि भाई मेरे पास आज आपकी ज्वाइनिंग हुई है, मैंने बोला आपने काम शुरू कर दिया, मैंने बोला बढ़िया है यार, वरना आप कौन सिखाए, भले फ्रेशर्स थे। तो ये जो है इस तरीके से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको बेहतर होना है। ताकि दो फ्रेशर हैं, एक को आता है सीधे करते, एक को सिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिसको आता है उसी को लेंगे क्योंकि उसने स्पेशलिस्ट की तैयारी की है। इससे इंटरेस्ट भी शो होता है और एक ये भी समझ में आता है कि पोटेंशियल कितना है, क्या है क्या नहीं है। और कॉस्ट भी बचती है, मतलब 4 दिन आप बैठा के सिखाओ, अब फिर उसके बाद 5वें दिन से काम करेगा तो सिर्फ 25 दिन की सैलरी है, 5 दिन का नुकसान हो गया। और ऐसे अगर 100 लोगों को रिक्रूट कर रखा है तो 500 दिनों का नुकसान हो गया। अब समझिए कितनी सैलरी बर्बाद होगी, है कि नहीं? तो ये चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तरीके से वो समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैक्रो समझ जाने से काम नहीं चलता ना, कि भाई कैसे चीजें चलती है, कैसे दुनिया चलती है। ये सब भी जो देखना है काफी जरूरी है। अब रिमिशन एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक्सटेंड किया गया है 2026 तक, कि भाई रिमिशन दिया जाए, थोड़ा छूट वूट दी जाए। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर थोड़ा सा छूट वूट दो, कि ना हर जगह क्या टैक्स टैक्स ले रहे हो भाई। बस वही चल रहा है। जनवरी 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस पर रीइंबर्स किया जाए टैक्स को, ड्यूटीज को, एंड लेवा एट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल दैट आर नॉट रिफंडेड अंडर एनी अदर मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें जो है रिड्यूस हिडन कॉस्ट एंड मेक इंडियन एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। आप लोन ज्यादा ले लोगे टैक्स, अब मान लीजिए कि कोई 1 लाख रुपए की बाइक भेज रहे थे बाहर, एग्जाम्पल एक्सपोर्ट कर रहा है टीवीएस, और वहां पे जो है आपने टैक्स लगा दिया कुछ और एक्सपोर्ट टैक्स, वो मान लीजिए 1,03,000 की हो गई। अब उसके कारण से कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई। सामने जो है सेम पे कोई 1,01,000 रुपए दे रहा था, अभी ये क्योंकि 1,000 रुपए कम था तो यही सेल हो जाता वहां जाके। पर आपने टैक्स अपने ही देश में ले लिया, तो अभी बोला कुछ टाइम के लिए कुछ ड्यूटीज और एक्सपोर्ट्स पे जो है टैक्स पे या फिर इस पे थोड़ा रोका जाए।
ठीक है, लगाम लगाई जाए, तो रेमिशन दिया जाए, थोड़ी छूट दी जाए। ओके। वी राइज इनिशिएटिव, वी राइज में क्या, वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है यहाँ पर, वो सस्टेनेबल एंटरप्राइज इनिशिएटिव के थ्रू जो लॉन्च किया गया है, वो कहा गया वी से वुमेन राइज, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का राइज। ठीक है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा किया गया है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, WEP। ठीक है। अंडर इट्स अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव अलोंग विथ DP वर्ल्ड। तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ाने के लिए वी राइज, तो ये याद रखेंगे, वी राइज जो है इसके लिए। अंडमान बेसिन में जो है नेचुरल गैस पाया गया है, काफी अच्छी बात है। बाकी सबसे ज्यादा जो वेस्टर्न शोर है आपका मुंबई में वगैरह वाला है, फिर ईस्टर्न शोर है, इधर से पूरा इस साइड जितने भी समुद्र वगैरह है, और आसाम में भी देखिए लगभग 15% है, तो ये इंपॉर्टेंट है इतना डेटा। बाकी सब जो आप देख सकते 2-4% बाकी जगह भी है। क्लियर। तो इंडिया का जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी है, ठीक है, उसके हिसाब से जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्स 371 मिलियन टन है ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार बेसिन में। ठीक है, तो वहां पर जो इतना पाया जाएगा लगभग 371 मिलियन मेट्रिक टन। ओके। अब ये जो है आपका गैस बेस्ड इकोनॉमी की बात चल रही है कि भाई 2030 तक कर देना है, जिससे क्या होगा ना कहीं पॉल्यूशन वगैरह भी कम होगा। आजकल आप देखते हैं CNG वगैरह बहुत चलती है ना, यहाँ पे तो देखा है मैंने अर्टिगा जो है इसकी मारुति सुजुकी की, है ना, आई थिंक अर्टिगा ही है, तो वो काफी अच्छा चलती है, 25-25 किलोमीटर तक का वहां पे जो है रेंज भी मिल रहा है। ठीक है, तो गैस बेस्ड इकोनॉमी से भी फायदा है कि भाई पेट्रोल की जगह इस पे अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूटेंट्स है वो भी कम होंगे, है कि नहीं। तो काफी अलग चीजें, तो इंडिया जो है करेंटली नेचुरल गैस प्रोडक्शन मीट्स ओनली अराउंड 50% ऑफ डिमांड, मतलब जितनी हमें डिमांड है उसका 50% ही जो है हम अचीव कर पाते हैं। आई बस समझ में। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब चीजें दी हुई है। बाकी इंडिया कहाँ से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट करता है, तो ये US, UAE, कतर, ये सबसे जो है आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG जो है ये चीज की जाती है। क्लियर। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, भाई कितना तैयार है स्टेट माइनिंग के लिए, तो ना इन डेवलपिंग द कंट्रीज माइनिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए कितना रेडी, उस हिसाब से देखेंगे, फिर बोला अच्छा इतना रेडी है, ये वाला इतना, ये वाला इतना, ठीक है, तो उसका अगला अगला स्टेज पे ले जाओ। ओके। ताकि वो भी जो है धीरे धीरे रेडी हो सके। अब टॉप 3 परफॉर्मर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बी में जो है आपका गोवा, उत्तर प्रदेश, असम। सी में जो है आपका सॉरी पंजाब, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। ठीक है। अगला जो है यहाँ पे 16वां इसका शॉर्ट्स आर्टिकल, मेजर एंड माइनर मिनरल्स क्या क्या होते हैं। अब यार ये सब तो बताने की जरूरत नहीं कि मेजर क्या है माइनर क्या है, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम सब मेजर है, और जो माइनर में है आपका ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात चल रही है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ओके, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो यहाँ पर ये जो है एज अपेक्स बॉडी यहाँ पर ये किया गया है, जो कि प्रोवाइड करते हैं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ओके। बाकी इसका जो माइलस्टोन लिंक्ड फंडिंग है 5 से 25 करोड़ पर प्रोजेक्ट के आसपास है, तो इसमें आपको इस पे भी कहीं ना कहीं फंडिंग इशू से लेके ये भी चीजें दिखेगा, क्योंकि लिंक्ड फंडिंग जो है 5 से पर प्रोजेक्ट है, अप टू 50 करोड़ इन एक्सेप्शनल केस। तो ये कहीं ना कहीं सबको पता था कि 5 से 25 जो इस प्रोजेक्ट पे कम है, कहीं ना कहीं तो जो एक्सेप्शनल केसेस जो है उन पे 50 करोड़ तक देने का प्रावधान है। इंडिया का जो है मिडटेक सेक्टर जो है रिकॉग्नाइज सनराइज सेक्टर कि भाई उसका वैल्यू जो है $14 बिलियन से $30 बिलियन तक जाने की, डबल होने की अभी उम्मीद है। एक्सपोर्ट जो है मेडिकल डिवाइस का एक्सपोर्ट हैव सरपास्ट $4 बिलियन, तो इतना अभी कर चुका है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट पोजीशन की बात की जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइस मार्केट इन एशिया आफ्टर जापान, चाइना और साउथ कोरिया के बाद। ठीक है। तो ये सब चीज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर। इसके बाद जो है हम बाकी जो है आगे का पार्ट देखेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, सो दैट यू कैन गेट द PDF एंड अदर अपडेट्स।
क्लियर? बाकी आपको ज्वाइन बटन पे ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी हेल्प मिले उस फंड से। आप सब भी जो है कंटिन्यू आप ये रहे कि नहीं अब प्रॉपरली हर मंथ आना है क्योंकि आई एम गिविंग सम सॉर्ट ऑफ मनी टू समवन। तो ये जो चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी, है ना? इतना सस्ता इतना अच्छा आपको कहीं और नहीं मिलेगा रेगुलरिटी के साथ। तो आप निश्चित होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।